अपना आखिरी हत्या का मिशन पूरा करने के बाद, इससे पहले कि मैं खुद को सबसे बड़ा हत्यारा साबित कर पाती, मुझे अचानक बताया गया कि मैं सबसे अमीर परिवार की खोई हुई बेटी हूँ। ये खबर कि मेरा एक जानी मानी एकेडमी में ट्रांसफर हो रहा है पूरे स्कूल में जंगल की आग की तरह फैल गई। मेरी क्लास के सभी बेवकूफों ने सोचा होगा कि मैं बस एक गरीब देहाती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं स्कूल में घुसी, स्कूल की चारों सबसे खूबसूरत लड़कियों का ध्यान मेरी ओर गया। मैंने गैस पेडल दबाया और अपनी हमर सीधे कैंपस में चला दी, एक शानदार सफेद ड्रिफ्ट करते हुए, और आसानी से कार के पिछले हिस्से में घुस गई। इस अजीब हरकत ने मेरे आसपास के अमीर बच्चों के ग्रुप को तुरंत हैरान कर दिया। मैंने लापरवाही से कार का दरवाजा खोला और अपने लंबे, पतले और विस्फोटक पैरों के साथ पहला कदम रखा। मेरी मांसपेशियां अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट हैं। मैं किसी भी कोण से कला के एक संपूर्ण नमूने की तरह दिखता हूँ। आसपास के छात्रों ने तुरंत फुसफुसाना और शोर करना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। मैं घूमा और सीधे कक्षा में चला गया, और कक्षा 2 ग्रेड 3 के होमरूम शिक्षक जू कांगमिंग ऊंची एड़ी के जूते में अंदर आए। यह हमारा नया स्थानांतरित छात्र गू जयान है, कृपया अपना परिचय दें। सभी को नमस्कार, मेरा नाम गू जयान है। तो क्या हमारे स्कूल का हार्ट थ्रोबगू परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। जू कांगमिंग ने एक खाली सीट की ओर इशारा किया। गू जयान, तुम वहां बैठो। पूरी क्लास तुरंत एक्साइटेड हो गई। मैं शॉक्ड था। वह असल में देवी जी के बगल में बैठ सकता था। देवी जी, मुझे उस टाइटल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि ये असल में गू जियांगजी ने मेरे लिए एक ट्रैप बिछाया था। उसने शायद सोचा होगा कि 4 ग्रेट जोक्स में से वह सो कॉल्ड टॉप जोक मुझे भी वैसा ही प्राइस चुकाने पर मजबूर कर देगा, जैसा उसने दूसरे आदमियों के साथ किया था। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जी याओजिंग आज स्कूल भी नहीं आया, और इस तरह नए स्कूल में मेरा पहला दिन शांति से बीता। स्कूल के बाद मैं गू जियांगजी से निपटने में बहुत आलसी था, जो जानबूझकर टाल मटोल कर रहा था। इसीलिए मैं सीधे अपने डिप्टी से मिलने चला गया। डार्क हेवन के दूसरे नंबर के कमांडर जियाओ ली ने मुझे कुछ जानकारी दी। 5 मिलियन की डील। मैं सच में यह छोटा सा काम नहीं करना चाहता था, लेकिन क्लाइंट ने मुझ पर एक एहसान किया था, इसलिए मैंने उसे चुकाने का फैसला किया। मैंने अपना स्पेशल बैटल सूट पहना, अपना डिस्गाइज मास्क पहना और अपनी स्लीव में अपना बटरफ्लाई नाइफ छिपा लिया। पलक झपकते ही मैं रात के साथ एक हो गया। अचानक आगे गली में अचानक हंगामा हो गया। मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन मेरा पीछा कर रही 2 औरतें मुझसे टकरा गईं। उन्होंने न सिर्फ माफिया भी नहीं मांगी, बल्कि गंदी बातें करने की हिम्मत भी की। ओह सुंदर लड़का, क्या वह अच्छा दिखता है? मैं जो कर रहा हूँ उसे खत्म करने के बाद मैं वापस आऊंगा और तुम्हारे साथ कुछ मजा करूंगा। मैंने ठंडेपन से अपनी आंखें उठाई और मेरी आस्तीन में रखा बटरफ्लाई नाइफ एक तेज चीख के साथ बाहर निकल आया। ऐसे घटिया मुंह के साथ जबान की जरूरत नहीं होती। मैंने जमीन पर लुढ़कती उन दोनों को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा, लेकिन गली के एंट्री गेट पर किसी ने मेरा टखना कसकर पकड़ लिया। मैंने नीचे देखा और मुझे एक साफ चमकदार आंखें मिली। ये वही थी, वही औरत जिसका मैं पहले पीछा कर रहा था। मैं तुरंत समझ गया, उसकी महक मेरी तरह थी। वह भी एक हत्यारी थी। मैंने जमीन पर पड़े 2 बेकार लोगों की तरफ देखा और बेपरवाही से कंधे उचका दी। खैर, आज मेरा मूड अच्छा है, क्योंकि तुम बुरी नहीं दिखती। मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। मैंने उसे उठाया और उसे अंधेरे में ले गया, वापस अपने सीक्रेट ठिकाने पर, जो जालों से भरा हुआ था। यहाँ मेरी आज्ञा के बिना जो कोई भी 3 गलत कदम उठाने की हिम्मत करेगा, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। मैंने उसके घावों का इलाज किया और बस थोड़ी देर के लिए अपने फोन पर खेलने के लिए बैठ गया। जब मुझे अचानक कुछ याद आया, एन तियान और फेंग जू ड्रैगन किंगडम में 2 सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी हैं। हमारे बीच हमेशा एक गहरी दुश्मनी रही है। दोनों संगठन आमतौर पर विवाद में रहते हैं। कोई भी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता। हम केवल ऊपरी शांति बनाए रख सकते हैं। मैं भौहें चढ़ा रहा था और सोच रहा था, जब मैंने अपना सिर घुमाया और ठंडे खुले गिलासों की एक जोड़ी से मिला। रेफ्रिजरेटर में खाना है और वहां आराम करने के लिए एक सोफा है। यह कहकर मैं जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अचानक पीछे से एक ठंडे हाथ ने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। मुझे दूसरों का छुआ जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इस औरत के आने से मुझ में कोई विरोध नहीं हुआ। वह मुश्किल से खड़ी हुई, भले ही उसका चेहरा कागज जैसा पीला था। उसकी आंखें तेज और गहरी थीं। मैंने एक भौं उठाई और उससे पूछा कि क्या उसे सच में मौत से डर नहीं लगता। उसने बस जिद करके मेरी तरफ सिर हिलाया, क्योंकि उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। जाहिर है मुझे भी कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही मैं विला के गेट से बाहर निकला, इस औरत ने अचानक कहा कि वह भविष्य में मेरा बदला चुकाएगी। मैंने मजाक उड़ाया और उससे पूछा कि वह अपनी पहचान बताए बिना मुझे क्या बदला दे सकती है। उसने बस इतना कहा कि वह मुझे ढूंढ लेगी, और रात में गायब हो गई। क्या उसे सच में लगा कि वह मुझे ढूंढ सकती है? मैं नीचे देखे बिना नहीं रह सका। डार्क हेवन के लीडर के तौर पर इस दुनिया में कोई भी आसानी से मेरा पता नहीं लगा सकता था, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह बिल्कुल भी दूर नहीं गई होगी। चाओ जियांगियो नाम का आदमी परछाई से निकला। मैंने उसे गद्दार की लोकेशन बताई। पता चला कि जिस औरत को मैंने ऐसे ही बचाया था, वह असल में मेरे सबसे बड़े दुश्मन फेंगजू की लीडर थी। ऐसा लगता है कि उनके ग्रुप में खून खराबा होने वाला है। मेरे सबोर्डिनेट्स ने चर्चा की कि मेरे बैकग्राउंड की जांच की जाए या नहीं। जी याओजिंग ने अपनी बाघ जैसी आंखों से मजाक उड़ाते हुए कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। किसने सोचा होगा कि विक्ट्री एकेडमी का अलग थलग मजाक असल में फेंग शू का कंट्रोलर था। मुझे पता ही नहीं था कि मैंने अपने दुश्मन को बचा लिया है। इस समय मैं पहले ही चुपचाप घु परिवार के पास वापस आ चुका था। वे सिक्योरिटी फेंस मेरे लिए बेकार थे। मैं बिल्ली की तरह दूसरी मंजिल पर चढ़ गया, लेकिन नीचे से दहाड़ने की आवाज सुनी। गु याओवान गुस्से में था। उसने मुझे आधी रात को घर लाने और गु परिवार के आंसू बहाने के लिए डांटा। गु
जियांगजी अभी भी आंसू पोंछ रहा था और गुस्से से जल रहा था। उसने अपने पिता को गुस्सा न करने और मुझे ढूंढने के लिए बाहर जाने के लिए मनाने का नाटक किया। तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं दूसरी मंजिल की रेलिंग पर बैठ गया। मैंने नीचे जाकर जोर से सीटी बजाई। मेरे पैर हवा में लटक रहे थे, जैसे मैं किसी भी पल गिर जाऊंगा। गु जियांगजी की आंखें लगभग बाहर निकल आईं और जब मैं कमरे में आया तो उसने कांपती आवाज में मुझसे पूछा। मैंने बोरियत भरे चेहरे के साथ अपना गम चबाया। किसने कहा कि तुम टीचर से शिकायत करो कि वह समय बर्बाद कर रहा है और मेरे साथ न चले? गु याओवान और भी ज्यादा गुस्से में था। उसने मुझ पर उंगली उठाई और बाल न कटवाने के लिए मुझे कोसा। मैंने लापरवाही से एक बड़ा गुलाबी बुलबुला फुलाया। उसकी दहाड़ को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए मैंने नाक सिकोड़ी और उसे चेतावनी दी कि वह मुझे भाई न कहे। मेरी माँ ने मुझे कभी कोई छोटा भाई नहीं दिया। मेरे पीछे खड़े बूढ़े आदमी को नजरअंदाज करते हुए जो खून की उल्टी करने वाला था, मैं मुड़ा और बिना पीछे देखे नीचे चला गया और कमरे में चला गया। एक पल बाद गु जियांगजी का फोन वाइब्रेट हुआ। एक क्लासमेट ने मुझे मैसेज करके पूछा कि मैं वहां क्यों रुका हूं। एक सच्चे यंग मास्टर के तौर पर अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए उसने तुरंत स्क्रीन पर तेजी से टाइप किया। उसने झूठ बोला और कहा कि मैं एक पैरासाइट हूं जिसका पास्ट दुखद है। उसने कहा कि उसके पिता ने मुझे अपने साथ इसलिए रखा क्योंकि उन्हें मुझ पर तरस आया। दूसरी तरफ वाले ने तुरंत उसकी दयालु और दिलदार होने के लिए तारीफ की। क्या यह बच्चा चाहता था कि मैं स्कूल में मजाक का पात्र बनूं? ये बहुत ही घटिया गुलाबी सूट जिसका बैगी कट और फैंसी बेल्ट, अगर मैं थोड़ा भी हिलता तो सबके सामने फट जाता। ये बच्चा गु जियांगजी सच में मुझे खुद को शर्मिंदा करने के लिए ढूंढ रहा है। मैंने नफरत से कपड़े वापस टेबल पर फेंक दिए। नहीं, मैंने आंखें घुमाई, अपना गम चबाया और अपने कमरे में वापस जाने के लिए तैयार हो गई। गु याओवान का चेहरा गुस्से से हरा हो गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। दावत के रास्ते में गु याओवान का चेहरा पूरे समय उदास रहा। गु जियांगजू एक मोर की तरह बोतल खोल रही थी। उसके पास हेयर जेल और परफ्यूम था। उसका कस्टम मेड सूट उसे कुतिया जैसा दिखा रहा था। मैंने सिर्फ एक स्मार्ट ब्लैक रेसिंग सूट पहना हुआ था, लेकिन जैसे ही मैं कार से बाहर निकली, मेरे लंबे पैरों ने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बिना मेकअप के भी मेरा चेहरा अच्छे से तैयार हुए गु जियांगजी से ज्यादा आकर्षक लग रहा था। इसी समय गु जियांगजी का नौकर चू गांगजिंग दौड़ता हुआ आया। उसने अपनी आंखों की चमक छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। गु जियांगजी से पूछा कि वह ऐसे इंसान के साथ क्यों रह रही है। कहा कि मेरे लिए भूत जैसे कपड़े पहनना बहुत शर्मनाक है। गु जियांगजी ने तुरंत मेरे लिए बोलने का नाटक किया। चू गांगजिंग ने नाक सिकोड़ी और मासूम दिखने वाले गु जियांगजी को खींचकर दूर ले गया। वह मन ही मन बहुत खुश था। उसे यकीन था कि मैं अकेले में खुद को शर्मिंदा कर लूंगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी। मैं आराम से एक कोने में पैर क्रॉस करके जूस पी रहा था। चू गांगजिंग तुरंत गुस्सा हो गया। उसने गु जियांगजी से शिकायत की कि मैं बहुत घमंडी हूँ। गु जियांगजी ने शिकायत और गुस्से के मिले जुले भाव से आह भरी उदारता, आह खैर, अब से उसे हमारे परिवार का हिस्सा माना जाएगा। आखिरकार चू गांगजिंग ने तुरंत कहा कि वह बहुत दयालु है और मुझे सबक सिखाने पर जोर दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि मास्टर कौन है। और फिर उसने गु जियांगजी को खींच लिया और चुपचाप मेरे पीछे आ गया। तेज म्यूजिक ने उनके कदमों की आहट को दबा दिया। चू गांगजिंग के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और वह मुझे गु जियांगजी के साथ पूल में धकेलने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसका हाथ मुझे छूने ही वाला था, गु जियांगजी ने शियाओ हुआ जिपेंजी को अपनी ओर आते देखा। जिपेंजी का फैमिली बैकग्राउंड शानदार था और पुराने जमाने के लोगों जैसा था और वह औरतों का दीवाना भी था। हर हफ्ते बॉयफ्रेंड बदलना उसके लिए आम बात थी। गु जियांगजी ने अनजाने में अपना कॉलर ठीक करने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसका ध्यान भटका, चू गांगजिंग ने अचानक मुझे धक्का दे दिया, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरे सिर के पीछे आंखें हों और मेरा चेहरा चमक उठा। अजीब बात है, और जोर से छपाका हुआ गु जियांगजी को पूल में धकेल दिया गया था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि पलक झपकते ही सब कुछ हो गया। चू गांगजिंग को लगा कि कहीं उसने गलत आदमी को धक्का तो नहीं दे दिया। मैं उसे भी फेंकने ही वाला था, लेकिन चिपेंजी पहले से ही मेरे सामने था। उसने मेरी कमर पकड़ ली। उसकी लोमड़ी जैसी आंखें लुभाने वाली थीं। वह मुस्कुराया और बोला, छोटे हैंडसम लड़के, सावधान रहना। मुझे एक तेज परफ्यूम की खुशबू आई। मैंने भौहें चढ़ाई और उसका हाथ खींच लिया। इस सीन ने तुरंत पूरी जगह में आग लगा दी। हे भगवान, वह देहाती आदमी शिशिया हुआ का अगला शिकार बनने वाला है। नामुमकिन। देखो उसने क्या पहना है। सबकी नजरें मुझ पर और जिपेंजी पर थी। किसी ने गु जियांगजी पर ध्यान नहीं दिया, जो पानी में भीगा हुआ था। जब तक उसे बाहर निकालकर गु याओवान की बाहों में नहीं डाला गया, तब तक वह मर गया। गु याओवान तुरंत गुस्से में आ गई। उसने मेरी तरफ इशारा किया और मुझ पर चिल्लाकर जियांगजी से माफी मांगने को कहा, लेकिन मैंने बिना सोचे समझे एक बबल गम उड़ा दिया। सिर्फ एक कुत्ता ही किसी को पूल में धकेलने की कोशिश करेगा। चू गांगजिंग, जो मेरे बगल में था, ये सुनकर गुस्सा हो गया। तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? मैंने उसे ठंडी नजर से देखा। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। तुम इतने परेशान क्यों हो? चू गांगजिंग को इतना बुरा लग रहा था कि वो बोल नहीं पा रहा था। तभी चिपेंजी, जिसके हाथ में रेड वाइन का ग्लास था, अचानक हंस पड़ा। ये लड़का दिलचस्प है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने अपना कांटेदार चश्मा ऊपर किया। क्या तुम उसे नहीं जानते? वह जी याओजिंग का डेस्कमेट है। चिपेंजी ने अपनी भौहें उठाई। उसकी मुस्कान और भी अच्छी हो गई। पूरा कॉलेज जानता है कि जी याओजिंग को छुआ जाना
पसंद नहीं है। बहुत से लड़कों ने उसका डेस्कमेट बनने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। उसने पूछा कि वह लड़का यहाँ क्यों नहीं है। शी पेंजी ने चारों ओर देखा। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने अपना चश्मा ऊपर किया और कहा कि जी आओ जिंग किसी वजह से कुछ दिनों से स्कूल नहीं आई है। शी पेंजी ने कंधे उचका दिए। उसकी नजर फिर से मुझ पर पड़ी। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को हल्की सी मुस्कान दी। देखो मुझे कितना समय लगेगा जी आओ जिंग के इस प्यारे डेस्कमेट को जीतने में। प्यारा वाला। उसके सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे देखा। मैंने पूरे काले कपड़े पहने थे, अपनी गर्दन ऊपर उठाई और गु याओवान का सामना किया। उसके चश्मे के पीछे उसकी आंखों में एक मतलब भरा भाव था। शायद ये जिंदगी भर रहेगा। जिपेंजी का लड़ने का जोश पूरी तरह से जाग गया था। उसने तुरंत 5 मिलियन की शर्त लगाने का सुझाव दिया। यीशुइजुन ने अपना चश्मा ऊपर किया और तुरंत मान गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा, गु याओवान की दहाड़ उम्मीद के मुताबिक आई। गु जियांगजी का हेयर स्टाइल पूरी तरह से खराब हो गया था। उसका चेहरा गीला था जिससे उसका हेयर स्प्रे चिपक गया था। वह बहुत दुखी लग रहा था। मैंने उसे देखने की भी जहमत नहीं उठाई। मैं रुका और ऊपर चला गया। गु याओवान मेरे पीछे गुस्से से दहाड़ा। उन्होंने मुझ पर गु जियांगजी को इस तरह धमकाने का आरोप लगाया, ये पूछते हुए कि क्या मुझ में कोई तमीज बची है। मैंने अपना सिर भी नहीं घुमाया और बस रूखेपन से कहा, क्या तुम बहुत अमीर नहीं हो? वह वाटरप्रूफ हेयर स्प्रे भी क्यों नहीं खरीद सकता? यह सुनकर गु जियांगजी और भी जोर से रोया। गु याओवान ने उसे दिल का दर्द सहते हुए दिलासा दिया और जोर से कहा कि वह मुझे सजा के तौर पर हीरे जैसा हेयर स्प्रे देना बंद कर देगा। मैंने सीढ़ियों के ऊपर से यह सब साफ सुना। मेरा दिल बिल्कुल शांत था। मैं महीने में सिर्फ कुछ $1000 कमाता था। मैं आसानी से कोई सीक्रेट नौकरी कर सकता था। मेरे अकाउंट में जो पैसे आए वे कम से कम लाखों में थे। अगले दिन मैं अपनी हनमा को स्कूल ले गया जिसमें मेरा दबदबा था। जैसे ही मैंने कार पार्क की, एक भड़काऊ लकड़ी के घोड़े ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं अपने लंबे पैरों से आगे बढ़ा। मैं बिना बगल देखे सीधे आगे बढ़ा। मैं रुक गया। जैसे ही कार की खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई, एक लड़की की आवाज इतनी ठंडी थी जैसे वह किसी बर्फ की गुफा में गिर गई हो। मैंने बेसब्री से उसे घूरा। उसने बड़े सनग्लासेस और काले कपड़े पहने हुए थे। उससे एक अजनबी जैसी ठंडी आभा निकल रही थी। उसने मुझे तुरंत कार हटाने का ऑर्डर दिया, यह कहते हुए कि वह अपनी बात दोहराना नहीं चाहती। मैंने होंठ सिकोड़े और ठंडेपन से जवाब दिया, मैं क्यों करूं? अगर कोई और होता तो शायद अब तक डरकर बात मान लेता, लेकिन मैं उसके झांसे में नहीं आने वाला था। मैं देखना चाहता था कि वह मेरे साथ क्या कर सकती है। मैं क्यों करूं? स्लिट्स वाली लड़की को साफ तौर पर उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे इस तरह उकसाने की हिम्मत करेगा। वह पूरी तरह हैरान थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि पूरी विक्ट्री एकेडमी में किसी ने भी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। उसने मुझ पर अपना गुस्सा दबाने की बहुत कोशिश की और ठंडेपन से समझाया कि यह उसकी रिजर्व पार्किंग की जगह है। मैंने कंधे उचका दिए और उसे कहा कि मैंने कल ही किराया दे दिया है और अब यह जगह मेरी है। तिरछी आंखों वाली औरत ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और फाइनेंस डिपार्टमेंट को फोन किया। लाइन के दूसरी तरफ का स्टाफ कांप रहा था। फोन पर मौजूद व्यक्ति ने हकलाते हुए उससे माफी मांगी। उन्होंने कहा कि पार्किंग की जगह कल खत्म हो गई थी और एक नए इंटर्न ने गलती से किसी और को किराए पर दे दी थी। फोन रखने के बाद तिरछी आंखों वाली औरत ने मुझे अपनी ठंडी आंखों से घूरा। उसने मुझे पार्किंग की जगह छोड़ने के लिए सीधे $1 मिलियन ऑफर किए। वह एक ऐसी पार्किंग की जगह के लिए 5 गुना ज्यादा कीमत ऑफर कर रही थी जिसकी कीमत सिर्फ $2 लाख सालाना है। लेकिन मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी। मैंने बस यूं ही अपनी कार की चाबियां हिला दी। मैंने सीटी बजाई और अकड़ कर चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे साथ भिखारी जैसा बर्ताव कर रही हो। इंग्लिश क्लास में मैं अपने हाथ से अपना सिर ऊपर उठाए बिना किसी मकसद के सपने देख रहा था। तभी क्लासरूम का पिछला दरवाजा अचानक धक्का देकर खोला गया। पोडियम पर टीचर गुस्सा होने ही वाली थी, लेकिन अगले ही पल मुझे पहचानते ही उन्होंने तुरंत एक बड़ी सी मुस्कान दी और स्क्वीजिंग वेस्ट मिरर का गर्मजोशी से स्वागत किया। जैसे ही स्क्वीजिंग वेस्ट मिरर नाम लिया गया, पूरी क्लास की नजरें तुरंत उनकी तरफ खींच गईं। सिर्फ मैं अपनी सीट पर बैठा रहा, बाकी सबसे बेखबर, ख्यालों में खोया हुआ। उसने अपना बैग जोर से कुर्सी पर पटका। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके बगल में एक लड़का है। उसने तुरंत त्योरियां चढ़ाई और बेरुखी से पूछा कि मुझे यहाँ बैठने की इजाजत किसने दी। जैसे ही उसने यह कहा, आसपास की हवा का टेम्परेचर तुरंत कई डिग्री गिर गया। नीचे बैठे स्टूडेंट्स फुसफुसाने लगे, कह रहे थे कि इस बार मैं पक्का मुसीबत में हूँ, कि मैं प्रोस्टिट्यूशन की देवी के बगल में बैठने के लायक नहीं हूँ। मैंने धीरे से अपना सिर उठाया बिना कुछ बोले और हमारी आंखें मिली और एक दूसरे को पहचानने के बाद हम दोनों ने अचानक कहा, यह तुम थी। हमारे चुप रहने से शीशे में दिख रही औरत और भी शर्मिंदा हो गई। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। उसे साफ लग रहा था कि मैं एक आदमी हर मोड़ पर उसके खिलाफ साजिश रच रहा हूँ। मैंने बस अपना सिर घुमा लिया। उस पर ध्यान देने में बहुत आलस आ रहा था। सीट बदलने से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इस औरत का रवैया बहुत परेशान करने वाला था। क्या वह सच में सोचती थी कि पूरी दुनिया उसकी है? आज मैं हार नहीं मानूंगी, उसने ठंडी आवाज में कहा। मुझे चेतावनी दी कि मैं उसके करीब जाने की कोशिश न करूं। कहा कि उसे मेरे जैसे फ्लर्ट करने वाले इंसान में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे यह थोड़ा मजेदार लगा और मैंने फिर से उसकी तरफ देखा। उसने मजाक में कहा कि यह मजेदार है, भले ही उसे अच्छे दिखने वाले लोग पसंद हो। क्या वह घर जाकर आईने में नहीं देखेगी? यह औरत अभी मेरे रवैये से साफ तौर पर काफी सी नाराज थी, लेकिन जब हमारी नजरें असल में मिली तो उसकी आंखों की गहराई में हैरानी की एक झलक तेजी से दिखी। आखिरकार मेरा ठंडा और अलग थलग चेहरा सितारों जैसी चमकती गहरी आंखों के साथ 100% जानलेवा था। सबसे आगे बैठी चू गैंग तुरंत जोश और शोर में फूट पड़ी। मुझे यकीन हो गया था कि इस बार मेरी जान निकल गई और मैं बेसब्री से
से क्लास खत्म होने का इंतजार कर रही थी ताकि मैं गु जियांगजी को चेतावनी दे सकूं। लेकिन मुझे हैरानी हुई, जी याओजिंग ऐसे बैठ गई जैसे उस पर कोई भूत सवार हो और मुझे परेशान करना बंद कर दिया। पता चला कि उसकी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थी और वह आज क्लास में सिर्फ अपनी गलती छिपाने के लिए जबरदस्ती आ रही थी। और जब उसने मेरी आंखों में देखा तो उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। यह देखकर कि लड़ाई नहीं हुई है, चू गांगजिंग का चेहरा निराशा से भर गया। वह बार बार जी याओजिंग को टेढ़ी आंखों से देख रहा था। जी याओजिंग, जो यह अच्छी तरह जानती थी, ने बेरुखी से उस पर नजर डाली। एक मुक्का, एक तेज चीख ने चू गांगजिंग को चौंका दिया, जिसने जल्दी से अपना सिर टीचर की तरफ घुमाया। उसकी तेज आभा ने तुरंत कमरे को भर दिया और पूरी क्लास सीधी हो गई। हिलने से डर रही थी। पोडियम पर बैठे टीचर भी कांप गए। घंटी बजने तक जी याओजिंग और मैं एक साथ अपनी डेस्क पर झुककर अपनी तुलना करने लगे। हमारे आसपास के स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगे। सबको यकीन नहीं हो रहा था कि अलग थलग और ताकतवर जी याओजिंग सच में मुझे अपने बगल में बैठा हुआ बर्दाश्त कर सकते हैं। तभी शी पेंजी पिछले दरवाजे से अंदर आई और आगे की लाइन में बैठे एक स्टूडेंट को देखकर मुस्कुराई। उन्होंने दूसरे स्टूडेंट को अपनी सीट छोड़ने का इशारा किया। वह स्टूडेंट इतना डर गया कि वह लगभग उछल पड़ा। वह उसके लिए जगह बनाने के लिए भागा। शी पेंजी आराम से बैठ गए, फिर अपनी पतली उंगली से जी याओजिंग के कंधे पर धीरे से थपथपाया। पूरे स्कूल में सिर्फ 4 सबसे मशहूर जोकर ही जी याओजिंग को सोते हुए परेशान करने की हिम्मत कर सकते थे। जी याओजिंग को ऊपर देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनका चेहरा बिगड़ गया। शी पेंजी ने मुस्कुराते हुए जी याओजिंग से पूछा कि उनकी नई डेस्कमेट कैसी है। जी याओजिंग का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा रहा और उन्होंने बिना किसी भावना के सपाट स्वर में कहा, बोरिंग। शी पेंजी ने अपनी नाजुक ठुड्डी को हाथ पर टिकाकर उसे ध्यान से देखने के लिए और पास झुकी। मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए वह मुस्कुराया और कहा कि मेरी डेस्कमेट काफी हैंडसम है। उसने जी याओजिंग से पूछा कि क्या वह बदलना चाहती है। जी याओजिंग ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, तो फिर बदल लो। जी याओजिंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शी पेंजी ने निराशा में आह भरी और कहा कि अगर वह क्लास 1 से क्लास 5 में चला गया तो उसका बूढ़ा आदमी दुख से मर जाएगा। शोर से परेशान होकर मैंने अचानक ऊपर देखा और तरबूज के स्वाद वाली बबल गम का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। शी पेंजी को मिठास सूंघी और उसने सच में मुझे आंख मारी। बबल गम का एक टुकड़ा मांगा और कहा कि अगर मैंने इसे चबाया तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे तुरंत उल्टी जैसा महसूस हुआ। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि जी याओजिंग और मैं जिंग सच में एक साथ बात करेंगे। हमने एक दूसरे को नफरत भरी नजरों से देखा, फिर एक जैसे टेबल पर वापस बैठ गए। शादी का सॉस बाउल वहीं छोड़ दिया। मुझे लगता है कि उसका चार्म पहली बार फेल हो गया था। बाकी दिन न तो जी याओजिंग ने और न ही मैंने एक दूसरे से बात की। जब तक स्कूल की घंटी नहीं बजी हम दोनों क्लासरूम से बाहर भागे। एक सेकंड भी ज्यादा रुकना दम घोंटने जैसा लग रहा था। मेरे पीछे मैंने क्लासमेट्स की शिकायतें सुनी। वे मुझे एक लेडी को परेशान करने के लिए बेशर्म कह रहे थे और कह रहे थे कि मेरा ब्लैक आउटफिट जी याओजिंग की नकल है। जैसे ही मैं गाड़ी में चढ़ा मेरा फोन लगातार वाइब्रेट करने लगा। ये एजेंट ज़्याओली का एक अर्जेंट मैसेज था। मैंने ठंडेपन से 6 शब्दों में जवाब दिया, चलो पर्सनली बात करते हैं, विला। फिर मैंने गैस पेडल दबाया और टैंक सीक्रेट बेस की ओर तेजी से बढ़ा। जब मैं पहुंचा तो ज़्याओली पैर क्रॉस करके कॉफी पी रहा था। दिन में 6 कप ब्लैक कॉफी पीना उसके दिमाग को पूरी स्पीड से चलाने का उसका सीक्रेट था। जब उसने मुझे वापस देखा तो वह हैरानी से चिल्लाया। कुछ करते ही मेरी बाहों में रोना चाहता था। मैंने अपनी उंगली जोर से उसके माथे पर रखी और उसे ठंडेपन से दूर धकेल दिया। ज़्याओली बेवकूफी से मुस्कुराया। यह आदमी जानता था कि मुझे छुआ जाना पसंद नहीं है, फिर भी उसे मेरी बॉटम लाइन को भड़काना पसंद था। फिर उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया और उसने मुझे एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट दिया। पता चला कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन फीनिक्स बियर्ड ऑर्गेनाइजेशन हाल ही में अंदरूनी झगड़े में फंसा हुआ था। एक बड़े मेंबर ने बॉस को धोखा दिया था और लगभग एक बड़ी घटना करवा दी थी। दूसरी पार्टी को अभी दुनिया भर में ढूंढा जा रहा है। ये गद्दार जिसके पास कहीं और जाने का कोई रास्ता नहीं है, फीनिक्स बियर्ड के बहुत सारे सीक्रेट्स को हमारी डार्क हेवन में सुरक्षा के लिए लाना चाहता है। ज़्याओली की आंखें एक्साइटमेंट से भरी हुई थीं। उन्हें साफ दिख रहा था कि यह उनके दुश्मन को कमजोर करने का सही मौका है। अचानक मैंने बस कुछ ठंडे शब्द कहे, उसे पकड़ लो। ज़्याओली तुरंत गुस्सा हो गया। उसे फीनिक्स बियर्ड को लौटा दो। वह हकलाते हुए बोला, बॉस क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरी आंखें बर्फीली हो गईं। जो गद्दार फीनिक्स बियर्ड को धोखा दे सकता है वह डार्क हेवन को भी धोखा दे सकता है। ऐसे गद्दार को वापस लाने से सिर्फ तबाही आएगी। मैं आपका छोटा सा सेवक फीनिक्स बियर्ड का सामना करते समय ऐसे घटिया तरीके अपनाने की जरूरत नहीं है। ज़्याओली की आंखें तुरंत जोश से चमक उठी और वह चिल्लाया, बॉस आप बस मेरे आइडल। ये कहने के बाद उसने मुझ पर फिर से झपटने की कोशिश की। मैंने उसे चकमा दिया और वह चूक गया। ज़्याओली वहीं खड़ा रहा। उसे गलत लगा। उसने मुझे बेचारेपन से देखा और पूछा कि मैं उसे इतना नापसंद क्यों करता हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि मैं अपना दिमाग शांत करने के लिए टहलने जा रहा हूँ। तुम अपना काम अच्छे से करो और अगली बार जब मैं यूरोप जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा कॉफी मिलाऊंगा। यह सुनकर उसकी आंखें तुरंत चमक उठी और वह जोश से चिल्लाया, बॉस सबसे अच्छे हैं। फिर मैं मुड़ा और विला एरिया के गार्डन में अकेला टहलने लगा। यहाँ बहुत कम लोग रहते थे और माहौल शांत था। यही वजह थी कि मैंने यहाँ अपना सीक्रेट बेस बनाया था। लेकिन जैसे ही मैं पहली मंजिल पर गुलाब के बगीचे के पास से गुजरा मुझे अचानक सुनाई दिया, मेरे पीछे हवा का एक झोंका है जिसमें एक गुलाब उड़ा था। मैं अचानक मुड़ा। एक नकाब पोश औरत एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। डूबते सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी जिससे उसका ठंडा व्यवहार नरम पड़ रहा था। हम दोनों ने भेष
बदला हुआ था और किसी ने एक दूसरे को नहीं पहचाना। मैं अचानक चौकन्ना हो गया और ठंडे स्वर में बोला, तुम हो? वह थोड़ा मुस्कुराई और कहा कि उसने मुझे ढूंढने का वादा किया था। मैंने उसे नजरअंदाज किया और खिले हुए गुलाब को देखने लगा। मेरा नाम येशी है, मैंने अपना कोड नेम बताया। वह बहुत देर तक चुप रही और फिर धीरे से 2 शब्द बोले, सात शैतान। न जाने क्यों मेरा हमेशा अलग और ठंडा व्यवहार। नकाब पोश औरत से मैंने बिना किसी वजह के पूछा, तुम दुखी लग रही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। गुलाब को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी उसे जोर से कांटा चुभ गया। उसने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया, कुछ देर के लिए अपनी उंगली मुंह में डाल ली। उसकी आंखों में एक इमोशन था, जैसे वह किसी पर गुस्सा हो, लेकिन फिर उसे किसी ऐसे व्यक्ति का ख्याल आया जिसे वह बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और चिढ़कर बोली, मुझे कैसे पता चलता कि वह मेरे बारे में बात कर रही है? तुरंत मेरी बिना भाव वाली तलवार चमक उठी। हम जैसे लोग इमोशन में बहने से सबसे ज्यादा डरते हैं। अगर तुम किसी से नफरत करते हो तो बस उसे मार डालो। यह कहकर मैंने आराम से वह गुलाब तोड़ लिया जिसने उसे चोट पहुंचाई थी। मेरी उंगलियां तेजी से चल रही थी। मैंने बड़ी चतुराई से फूलों वाले रुमाल से सारे कांटे निकाले, फिर उसे दिया। मुझे हैरानी हुई, वह सावधानी से एक कदम पीछे हट गई। मेरी नजरों से मिलते हुए उसने कहा, बात तो समझ में आती है, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहती कि तुम मेरा पीछा करते रहो, वरना इससे पहले कि वह बोलना खत्म करती, उसकी कलाई जोर से फड़की और हवा में रोशनी की एक चमक दौड़ गई, इतनी तेज कि मैं समय पर रिएक्ट नहीं कर पाई। अगले ही पल मेरे हाथ में गुलाब फूट पड़ा, जिसकी पंखुड़ियां हर जगह बिखर गईं। मैंने नीचे देखा तो पाया कि जमीन पर पड़ा हथियार बस एक मामूली बटन था। उसे मुड़कर जाते हुए देखकर मैं धीरे से आगे बढ़ा और उसे उठा लिया। बटन मेरे हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। यह चाओ जियांगियो का जल्दी में आया मैसेज था, बॉस उस गद्दार को आधे दिन में वापस भेज दो, अभी वापस आओ। मेरी आंखें चमक उठी। तुरंत मैं गु परिवार के घर वापस चला गया। मैंने सोचा कि अगर मैं गु जियांगजी से पहले वापस आ गया तो उस कंजूस पिता के पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर गया, गु याओवान की दहाड़ मुझ पर पड़ी। जियांगजी को देखो, पढ़ाई के अलावा वह हर तरह की एक्टिविटीज में हिस्सा लेता है। उसने कितनी ट्रॉफी जीती है। वह पूरे दिन फ्रेशमैन पार्टी में बिजी रहा और अभी तक वापस नहीं आया। और तुम्हें देखो, तुम पूरे दिन बेकार बैठे रहते हो। मैंने अपनी पलकें उठाने की भी जहमत नहीं उठाई। उसकी आवाज ठंडी थी, बर्फ जैसी। मैंने उनसे मेरा स्वागत करने की भीख नहीं मांगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? गु याओवान गुस्से में आ गया और मेरा कंधा पकड़ लिया। उसी पल मेरा किलर इंस्टिंक्ट लगभग जाग गया। मेरे कंधे का हल्का सा झटका भी उसके हाथ को तुरंत उखाड़ देता, लेकिन मैंने अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अपने मन की बात दबा ली। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ा तो मेरी बर्फ जैसी नजरें मौत जितनी डरावनी थी। गु याओवान मेरी घूर से कांप उठा, सहज ही एक कदम पीछे हट गया, केवल अपना डर छिपाने के लिए अजीब तरह से खांस सका। वो परिवार की बेटी, वो फेकाई भी इस साल जीतने में नाकाम रही थी। उसने अभी अभी, तुम कॉलेज में नए हो लेकिन मेरी ही उम्र के हो। वो परिवार पहले से ही शादी के रिश्ते पर विचार कर रहा है। बेहतर होगा कि तुम अपना व्यवहार ठीक रखो। अगर तुमने ये गड़बड़ की तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। फिर उसने मुझे घृणा से ऊपर से नीचे तक देखा। अपने आप को देखो, तुम एक भूत हो, तुम में जरा भी जीवन शक्ति नहीं है। तुम्हें जन्म देना ही अपमान की बात है। मैंने उपहास किया और लापरवाही से जवाब दिया, जब शादी का रिश्ता इतना अच्छा है तो तुम अपने प्यारे बेटे गु जियांगजी को जाने क्यों नहीं देते? गु याओवान गुस्से में आ गया और मुझे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन गु याओवान का थप्पड़ नहीं लगा। मैं गु याओवान के दिल में डर देख सकता था। वह मुझसे साफ तौर पर डरा हुआ था। उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। वह लगभग घुटनों पर गिरकर रहम की भीख मांग रहा था। उनके रोते हुए बाप बेटे की हरकत देखकर मैंने मजाक में मुस्कुराया। अब तुम मुझसे परिवार के बारे में बात करना चाहते हो? मैंने स्कूल में अफवाहें सुनी हैं कि मैं एक गोद लिया हुआ बच्चा हूँ। मैंने मजाक उड़ाया। मेरी नजरों में गु जियांगजी साफ तौर पर दोषी लग रहा था। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? भाई, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उस तरह का इंसान हूँ? वह अचानक फूट फूट कर रोने लगा। भाई, अगर तुम दुखी हो तो मैं कल पूरे स्कूल में जाकर साफ कर दूंगा कि मैं ही वो हूँ जिसे जन्म के समय बदला गया था। उसका बेचारा चेहरा। खैर, तुम सोचोगे क्या उसे सच में लगता था कि उसके साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय हुआ है? गु याओवान ने उसे तुरंत रोका। जियांगजी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुमने दूसरों को बताया तो लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे। फिर उसने अपना ध्यान मेरी तरफ का किया। देखो, तुम एकदम बेवकूफ की तरह बर्ताव कर रहे हो। कोई यकीन नहीं करेगा कि तुम मेरे बायोलॉजिकल बेटे हो। बेहतर होगा कि तुम ठीक से पेश आओ, वरना मैं तुम्हें कभी भी घर से निकाल दूंगा। मैंने अपना बबल गम चबाया और आंखें घुमाई। क्या वह सच में सोचता था कि मैं उसका बेटा बनना चाहता हूँ? मैं बस कुछ समय के लिए रहने की जगह ढूंढ रहा था और इत्तेफाक से अपनी बायोलॉजिकल माँ की मौत का कारण जानना चाहता था। इससे भी जरूरी बात, मुझे शुरू से ही शक था कि यह बदलाव एक साजिश है। मुझे परवाह नहीं थी कि वह किसे पसंद करता है। किसे पता था कि रात के 10 बजे बगल वाला गु जियांगजी अभी भी गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। वह अजीब गाना मुझे पागल कर रहा था। वह एक म्यूजिक एकेडमी में ट्यूटर था और स्लीटन कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक से ग्रेजुएट था। उसे क्या पता था कि मैं 3 साल से स्लीटन में टेन्योर्ड प्रोफेसर था। स्कूल की कई टेक्स्ट बुक्स मैंने ही लिखी थी। उसकी भयानक आवाज बस मेरे कानों को गंदा कर रही थी। तभी जियाओ ली का मैसेज आया, बॉस आज रात फेंगमिंग जू में कुछ मजेदार है, चलना है? फेंगमिंग जू राजधानी का सबसे बड़ा प्रिमिटिव ट्रेडिंग मार्केट है। मैंने सुना है कि आज रात उनके पास टॉप क्वालिटी का बहुत सारा सामान आ रहा है। मैंने मन में सोचा, मैं वैसे भी बोर हो रहा हूँ, ये शोर सुनने से तो अच्छा ही है। इसीलिए मैंने जल्दी से अपने सर्दियों के कपड़े पहने, खिड़की से बाहर कूदा और एक जंगली बिल्ली की तरह रात में गायब हो गया। जैसे ही मैं फेंगमिंग जू में घुसा, जियाओ ली एक पिल्ले की तरह मेरे पीछे पीछे आया। बॉस, मैंने सुना है कि आज रात का प्रिमिटिव सामान सुपर टॉप क्वालिटी का है, इसे ट्राई करना चाहोगे? जब मैंने डार्क स्काई स्टोन को संभाला था तो मैंने जुए से अपना पहला पैसा कमाया था, जिससे ऑर्गेनाइजेशन आज
के साइज तक बढ़ा। मैंने यूं ही कहा, अगर कोई अच्छा सामान है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। बोलते बोलते मैंने एंट्रेंस से एक छोटा सा पत्थर उठाया। इस तरह के पत्थर सस्ते होते हैं और आम तौर पर नारंगी रंग के पत्थर बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन मैंने उसे बस एक दो बार उछाला। एक रूखी आवाज पास आई, हैंडसम, क्या तुम्हें ये पत्थर पसंद है? क्या मैं इसे तुम्हारे लिए खरीदूं? आवाज ने मुझे तुरंत हंसा दिया। मैंने थोड़ा मुंह बनाया। ज़ियाओ ली ने तुरंत मेरे कान में फुसफुसाया, बॉस, ये वू जिकाई एक बेकार सा दिखने वाला इंसान है, तो ये गु याओवान है जिससे मुझे शादी करनी है। मैंने उसकी तरफ देखा। वह इतना मोटा था कि उसकी आंखें लगभग कटी हुई थीं। उसका चेहरा उसकी आंखों से भी बड़े दागों से भरा था और उसकी समझ पर शक था। वह मेरी ही उम्र का है, लेकिन कॉलेज में अभी नया आया खाद। मैंने उसे नजरअंदाज किया और पत्थर स्टाफ मेंबर की तरफ फेंक दिया और बेरुखी से एक शब्द कहा, डैम। स्टाफ मेंबर ठिठक गया। उसे लगा कि उसने गलत सुना है। एंट्रेंस पर ये सस्ते पत्थर शायद काटने पर इनकी कोई कीमत भी ना हो और वह उन्हें डैम करना चाहता था। क्या वह जानबूझकर परेशानी खड़ी करने की कोशिश नहीं कर रहा था? बस पूरा पत्थर जेड का है। तुम्हें पता है, सिर्फ टॉप सैटर क्वालिटी वाले कच्चे पत्थरों को ही खराब करने की जरूरत होती है, जिनकी बाहरी परत पतली हो। उसने अंदर के जेड को खराब होने से बचाने के लिए इसे एक खास तरीके से पॉलिश किया। हालांकि मैंने पहले ही पेमेंट कर दिया था, इसलिए उसके पास जैसा कहा गया था वैसा ही करने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक दो बार पॉलिश करने के बाद वह अचानक हैरानी से बोला, आहा, पत्थर के अंदर बहुत सारा टॉप ग्रेड जेड है। जो बेकार पत्थर मैंने 1 लाख युआन में खरीदा था, उससे कम से कम 2 मिलियन का जेड निकला। तुरंत वो फेकाई की आंखें चमक उठी। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कोई भेड़िया अपने सबसे मोटे शिकार को देखता है। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, वो फेकाई की आंखों ने इधर उधर देखा। हैंडसम, अंदर देखना चाहते हो? आज रात तुम्हें कौन सा पत्थर पसंद है? मैं खरीद लूंगा। फिर उसने अपनी आवाज धीमी की और अपने बगल वाले आदमी को ऑर्डर दिया, जाओ मेरे लिए 1 कप पानी तैयार करो जिसमें कुछ मिला हो। वह मुझसे पैसे कमाना चाहता था और फिर मेरे साथ डेट अरेंज करना चाहता था। उसे पैसा और एक आदमी दोनों चाहिए थे। वह सच में चालाक था। बदकिस्मती से उसे नहीं पता था कि मेरी सुनने की ताकत कमाल की है। उसकी छोटी नौ, मैंने सब कुछ साफ सुन लिया था, इसलिए मैं अंदर चली गई। वो फेकाई मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैंने जिस भी पत्थर को देखा या कुछ बार छुआ, उसने खरीद लिया। आखिर में उसने 6 मिलियन खर्च किए, लेकिन जो मिला वह 2 मिलियन का भी नहीं था। वो फेकाई वहीं भड़क गया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम जानबूझकर मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो? मैंने बस उसे ठंडी नजर से देखा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम पुराने पत्थरों से क्यों खेल रहे हो? मेरे पास पैसे नहीं है? ऐसा लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। मेरी बेटी, जो वो परिवार की वारिस है, के पास पैसे नहीं है? मुझे जाते हुए देखकर वह जल्दी से मेरे पास आया और दांतों से मुस्कुराया। हैंडसम, मैं तो बस तुम्हें खुश करने के लिए पैसे खर्च कर रहा था। गुस्सा मत हो, पहले थोड़ा पानी पी लो। मैंने मिला हुआ पानी ले लिया, लेकिन पिया नहीं। मेरी नजर एक खुरदुरे पत्थर पर पड़ी जिसकी कीमत 5 मिलियन थी। वो फेकाई ने आज रात बहुत सारा पैसा गंवा दिया था और वह और पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। वह बस जल्दी से मेरा काम पूरा करना चाहता था। मैंने 5 लाख के लिए अपना कार्ड स्वाइप किया। मैंने स्टाफ से कहा, इसे पहुंच दो ठीक उसी जगह पर जो मैंने बताई थी। स्टाफ ने इसे कुछ बार पॉलिश किया और तुरंत एक चमकदार हरी रोशनी दिखाई दी। यह असल में एक टॉप ग्रेड दादी की किस्मत का पत्थर था, क्योंकि अगर यह एक पूरा टुकड़ा होता तो इसकी कीमत निश्चित रूप से 50 मिलियन से ज्यादा होती। कोई भी इतना निराश नहीं होता कि वह उसी समय टूट जाए। उसने इसे खरीद क्यों नहीं लिया? मुझे दे दो। उसने घबराकर अपना कार्ड निकाला। कार्ड स्वाइप करो, मुझे ये पत्थर चाहिए, इसे अच्छी तरह पॉलिश करो। कार्ड स्वाइप करने के बाद उसने पानी का गिलास मेरी ओर बढ़ाया। छोटे भाई, पी ले, मैं पैसे कमा कर लाऊंगा और बाद में तुझे मजे के लिए बाहर ले जाऊंगा। 1 करोड़ पल भर में 50 करोड़ हो जाते हैं। उसे लगा कि उसने सब समझ लिया है। जैसे ही वह कच्चे पत्थर को ध्यान से देख रहा था, मैंने पानी पीने का नाटक किया और ज्यादातर मिला हुआ पानी बाहर निकाल दिया। फिर एक श्राप आया, धत तेरे की, उस पत्थर पर इसमें सिर्फ वही छोटा सा टुकड़ा है जो मैंने बताया था। एक टुकड़ा पन्ना था, बाकी सब बेकार पत्थर थे। ब्रेसलेट बनाने के लिए भी काफी नहीं थे। उसके 5 करोड़ पूरी तरह बर्बाद हो गए। वो फेकाई तुरंत समझ गया, मैंने पक्का यह जानबूझकर किया था। उसने दांत पीसकर मुड़कर मुझे डराने की तरह घसीटा, जैसे वह मुझे अपने साथ नीचे ले जाना चाहता। मैंने बस अपना सिर झुकाया, पलकें झपकाई और बचा हुआ आधा गिलास पानी उसके हाथ में थमा दिया। बहन, गुस्सा मत हो, थोड़ा पानी पीकर शांत हो जाओ। वो फेकाई इतना गुस्से में था कि उसका मुंह सूख गया था। बिना सोचे समझे उसने गिलास लिया और 2 बड़े घूंट पी गया। जैसे ही उसने गटक लिया, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने मेरी तरफ इशारा किया। उसकी नजर धुंधली हो गई। वो कुछ बार हिला और फिर गिर पड़ा। स्टाफ डर गया। अरे, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? मैंने कंधे उचकाए। मैं इसे नहीं जानता, शायद इसने बहुत ज्यादा स्पिरिट एसेंस खो दिया है। तुम लोग इसे संभालो। ये कहकर मैं चला गया। ज़ियाओ ली मेरे पीछे उछल कूद करने लगा, यहाँ तक कि पीछे मुड़कर ढेर को देखने लगा। सड़े हुए मीट ने भूतिया डांस किया। मुझे लगा कि मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है और मैं वापस सो सकता हूँ। अचानक एक आदमी स्टेज पर आया और अनाउंस किया कि आज रात बहुत अच्छे ऑन रेंज रफ स्टोन्स का एक बैच ऑक्शन होगा। मुझे तुरंत इंटरेस्ट आया और मैं ज़ियाओ ली के साथ बैठकर एक्साइटमेंट देखने लगा। हालांकि पहले कुछ स्टोन्स हाई क्वालिटी के थे, मुझे लगा कि ऑरेंज कलर एवरेज है और मैंने कोई कदम नहीं उठाया। आखिर जो लोग इस स्टॉल पर बोली लगा सकते थे वे सभी वेटरन थे और प्राइस पहले ही बढ़ा दिए गए थे। मैं देख रहा था और जम्हाई ले रहा था। तभी ज़ियाओ ली ने अचानक मुझे धीरे से धक्का दिया और स्टेज की तरफ देखने का इशारा किया। मैंने ऊपर देखा तो मेरे डेस्कमेट जियाओ जिंग और शिपेंग जी दिखे। तब मुझे एहसास हुआ कि जियाओ जिंग भी जुआ खेलने में अच्छा था और शिपेंग जी भी इस मजे में शामिल होना चाहता था, इसलिए वह उसे भी साथ ले गया।
हालांकि मैं बेफिक्र था और पकड़े जाने की चिंता नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी नजर वापस स्टेज की तरफ कर ली। लेकिन उस एक नजर ने मेरी आंखें चौड़ी कर दी। स्टेज पर रखा पत्थर आम लग रहा था, मुश्किल से ही कोई बोली लगाने वाला था, लेकिन मैं उसके आर पार देख सकता था। 4 सेंटीमीटर मोटी बाहरी परत के पीछे इंपीरियल ग्रीन जेड का एक अकेला दुर्लभ टुकड़ा था। अगर पॉलिश किया जाता तो इसकी कीमत कम से कम 100 मिलियन होती, लेकिन अभी की बोली 10 मिलियन से कम थी। मैंने तुरंत शियाओली को इशारा किया। 10 मिलियन। यह पत्थर सालों से 8 मिलियन के आसपास मंडरा रहा था। 10 मिलियन की मेरी बोली ने तुरंत पूरे कमरे को चुप करा दिया। क्या तुम पागल हो? इतनी जल्दी? एक बेकार पत्थर 10 मिलियन में? शायद कोई खर्चीला बेटा अपने परिवार के पैसे जुआ खेलने में लगा रहा है। ये फुसफुसाहट मेरे कानों तक पहुंची, लेकिन मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। 10 मिलियन एक बार, 10 मिलियन 2 बार। जैसे ही ऑक्शन करने वाला हथौड़ा नीचे लाने वाला था, एक साफ ठंडी आवाज आई, 15 मिलियन। सब चौंक गए। कौन है? एक बार में 5 मिलियन जोड़ रहा है। मैंने आवाज की तरफ देखा और पक्का वो जी हाउसिंग था। उसने भी मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें वैसी ही थीं। लगता है उसने मुझे पहचाना नहीं। मैंने मन ही मन सोचा, ये जानबूझकर मुझे टारगेट नहीं कर रहा है, वह भी इस पत्थर की कीमत पहचानता है। दिलचस्प। मुझे अपना हमशक्ल मिल गया। मैंने फिर से जियाओ ली की तरफ इशारा किया। 20 मिलियन। जी हाउसिंग ने बिना झिझक के कहा। 30 मिलियन। कमरे में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। जिसे हम एक अनमोल खजाना समझते थे, वह उनकी नजर में बस एक बेकार पत्थर था। पलक झपकते ही कीमत बढ़ाकर 80 मिलियन कर दी गई थी। कीमत पहुंची 80 मिलियन। इस बार सिकुड़ी हुई कमर वाले आदमी ने साफ तौर पर हिचकिचाते हुए सिर्फ 5 मिलियन जोड़े। ऐसा लगता है कि उसने यह भी हिसाब लगाया कि शाही हरे जेड की कीमत लगभग 100 मिलियन थी, जिससे उसे घर पर रखना फायदेमंद नहीं था। आखिरकार मैंने जियाओ ली से 97 मिलियन बुलवाया। 97 मिलियन एक बार, 97 मिलियन 2 बार। जैसे ही हथौड़ा गिरने वाला था, सिकुड़ी हुई कमर वाला आदमी अभी भी हिचकिचा रहा था, लेकिन हथौड़ा गिरने से ठीक 1 सेकंड पहले अचानक एक आलसी आवाज आई, 1 मिलियन। यह आवाज न तो मेरी थी, न ही सिकुड़ी हुई कमर वाले आदमी की। मैंने तेजी से ऊपर देखा और देखा कि यह सिकुड़ी हुई कमर वाले आदमी के बगल में सक्शन कप वाला आदमी बैठा था। वह पैर क्रॉस करके बैठा था, बिना सोचे समझे बोली लगाने वाला पैडल पकड़े हुए था, जैसे वह पैसे खर्च नहीं कर रहा हो, बल्कि उस खुशी का मजा ले रहा हो जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। सक्शन कप वाले आदमी ने अपनी आईब्रो उठाई और सिकुड़ी हुई कमर वाले आदमी की कातिल नजरों से मिला। 1 मिलियन। बिक गया। होस्ट ने खुशी से अपना पैर नीचे कर लिया। मैंने सिकुड़ी हुई कमर वाले आदमी के पीले चेहरे को देखा और लगभग हंस ही पड़ा। सक्शन कप वाला आदमी क्या कर रहा था? मैंने 100 मिलियन के पत्थर पर बहुत पैसा खर्च किया था, जो एक जेम्स स्टोन में पक्का इन्वेस्टमेंट था। इंपीरियल ग्रीन को जल्दी से पॉलिश किया गया, जिससे सब हैरान रह गए और तारीफ करने लगे। मिस सकर की नजर सच में बेरहम है, वे चिल्लाए। लेकिन सकर ने यह सब आसानी से मान लिया। इतने खूबसूरत चेहरे के सामने मेरी नजर अच्छी कैसे नहीं हो सकती? पास खड़ा ग्लासेस लगभग उसे मुक्का मारना चाहता था। मैंने इंपीरियल ग्रीन को देखा, खुश होकर, और जियोली के साथ चला गया। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने अपने पीछे एक जांचती हुई नजर महसूस की। ग्लासेस भौहें चढ़ाकर मेरी पीठ को देख रहा था। उसे लगा कि मैं जाना पहचाना लग रहा हूँ। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब मैं घर पहुंचा तो गू जियांगजी सो चुका था। मैं आखिरकार उसकी डरावनी नजर से बच सका। मैंने नहाया और बिस्तर पर चला गया। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह स्कूल गया तो देखा कि ग्लासेस का धोखेबाज मेरे ठीक बगल में गाड़ी पार्क कर रहा था। हे भगवान, उसने सीधे मैंने पार्किंग की जगह खरीद ली। जब मैं क्लासरूम में गया तो पतली कमर वाला लड़का अपनी सीट पर पहले से ही बैठा था। क्लास के सभी लड़के उसे घूर रहे थे, यहाँ तक कि चू गांगजिंग भी, जो उस पर फायदा था। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने आंखें घुमाई। पोडियम पर खड़े केमिस्ट्री टीचर जाओ हुंजी 2 बार खांसे। मैंने देखा कि उसने डेस्क पर हाथ पटका। ठीक है चुप, उसने कहा। उसका चेहरा सख्त था और वह मेरी ओर दौड़ने लगा। क्लास शुरू होने वाली है, गुजयान पीछे जाकर खड़े हो जाओ और सुनो। मैंने बिना 1 इंच भी हिले डुले जवाब दिया। मैं क्यों करूं? झाओ हुंजी ने मुझे घूरा। तुम लेट हो और तुम पूछने की हिम्मत क्यों कर रहे हो? क्या यह देहाती टीचरों की इज्जत नहीं समझता? मैंने मन ही मन मजाक उड़ाया। तो यही हुआ। कल रात उसने चू गांगजिंग और गुजियांगजी के साथ मिलकर गुजियांगजी से आज सुबह जानबूझकर ताला तोड़वाने की साजिश की होगी ताकि मैं लेट हो जाऊं। लेकिन मैं आसानी से क्लास शुरू हो गई। लेकिन झाओ हुंजी अभी भी जिद्दी था और जैसा प्लान था, मुझे परेशान करने पर अड्डा रहा। ये आदमी, उसे हम घर पर मिलने के दौरान ही पसंद आए थे और वह गुजियांगजी का सौतेला पिता बनना चाहता था। फिर भी वह उसे खुश करने की इतनी कोशिश कर रहा है। मैंने सीधे जवाब दिया, लेट, क्लास 8 बजे शुरू होती है। मैं 7:59 पर क्लासरूम में आया था। तुम क्यों कहते हो कि मैं लेट हूँ? जब तुम बैठे थे तो 8:10 बज चुके थे। देहाती तो देहाती ही होता है, उसे समय का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। यह देखकर कि मैं अभी भी नहीं हिला, झाओ हुंजी और भी गुस्सा हो गया। गुजयान, तुम बहरे हो क्या? अगर तुम पीछे नहीं खड़े हुए तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तुम हर स्टूडेंट का मिनट बर्बाद कर रहे हो, जो 20 मिनट से ज्यादा होता है। तुम मुझे लूट रहे हो। चू गांगजिंग ने तुरंत कहा, हाँ गुजयान, अगर तुम्हें पढ़ाई पसंद नहीं है तो मुझे देर मत करो। कई लड़के जो इस बात से जलते थे कि मैं गुजयान के बगल में बैठा था, वे भी उसकी बात मानने लगे। यह देखकर कि मैं अभी भी नहीं हिला, झाओ हुंजी ने सीधे मुझे धमकाना शुरू कर दिया। विक्ट्री एकेडमी नियमों वाली जगह है, तुम्हारे जैसा कोई पिछड़ा स्कूल नहीं। अगर तुमने दोबारा नियम नहीं माने तो मैं प्रिंसिपल से कहूंगा कि तुम्हें निकाल दें। मैंने अपनी पलकें थोड़ी ऊपर उठाई। स्कूल के नियम? मैंने मजाक उड़ाया। मुझे विक्ट्री स्कूल के नियम चैप्टर 3 आर्टिकल 5 एक एक करके याद दिला दिए गए। स्टूडेंट्स को घंटी बजने से पहले क्लासरूम में आना चाहिए। विक्ट्री की सुबह की क्लास 8 बजे है। मैं 7:59 पर क्लासरूम में गया। 8:01
मिनट पर घंटी बजी। मैं 8:56 पर अचानक बैठ गया। टीचर बताओ मैंने कौन सा रूल तोड़ा? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इससे बेवकूफ बना सकते हो? मैं तो जबरदस्त मेमोरी जीनियस हूँ। झाओ हुंजी की पोडियम पर पकड़ अचानक मजबूत हो गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं स्कूल के रूल्स भी नहीं सुना पाऊंगा। वह गुस्से में था। गु जियान, इतने घमंडी मत बनो। मंथली एग्जाम जल्दी नहीं आने वाला है। अगर तुमने क्लास को नीचे खींचा तो मैं तुम्हें भी बाहर निकाल दूंगा। उसने बहुत देर तक मेरा मजाक उड़ाया और फिर बिना मन के लेसन शुरू किया। मैंने एक हाथ से अपना सिर ऊपर उठाया। महसूस कर रहा था बोरियत से भरा हुआ। मैंने सोचा मैं 10 साल की उम्र में खुद एक्सप्लोसिव बना सकता था। मुझे इस किताब के सभी केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट पहले से ही याद हैं। मुझे उन्हें समझाने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। क्लास के बाद मैंने देखा कि झाओ हुंजी ने मुझे घूरा और अपने लेदर के जूते पहनकर चला गया। उसके तुरंत बाद चू गांगजिंग ने मजाक में कहा, हे कुछ लोगों को जल्द ही हमारी क्लास से निकाल दिया जाएगा। हवा आखिरकार थोड़ी साफ न हुई। तभी हमारे होमरूम टीचर जू कांगमिंग अंदर आए। सब शांत हो गए। मुझे लगा कि उनकी नजर मुझ पर टिकी हुई है, जैसे कि वह आराम से देख रहे हो। मैंने केमिस्ट्री टीचर को यह कहते सुना कि हमारे कुछ क्लासमेट टीचरों की इज्जत नहीं करते। जीत के लिए बेकाबू लोगों की जरूरत नहीं होती। मैंने चू गांगजिंग को धीरे से हंसते हुए सुना। फिर जू कांगमिंग ने बात बदल दी। चू गांगजिंग, वेलकम पार्टी जल्दी आने वाली है, तुम परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज करो। ठीक है टीचर। जैसे ही जू कांगमिंग चले गए, चू गांगजिंग हाथ में रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर क्लासरूम में घूमने लगे। वह मेरे पास रुके, लेकिन उनकी नजरें तिरछी नजरों वाले चश्मे पर टिक गईं। ओह गुजियान, क्या तुम फिर से सो रहे हो? क्या मुझे किसी परफॉर्मेंस के लिए साइन अप कर लेना चाहिए, ताकि अगर मैं एग्जाम में अच्छा न करूं तो मुझे क्लास से बाहर न निकाला जाए? बेहतर है कि अभी क्लास में हिस्सा लो। मैंने बेरुखी से 3 शब्द कहे। कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन चू गांगजिंग को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। वह चलते चलते रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर कुछ लिखता रहा। मुझे अच्छी तरह पता था कि गुजियान 4 साल की उम्र से पियानो सीख रहा था और उसे पियानो का टैलेंट माना जाता था। वह मुझे पियानो लेसन के लिए साइन अप करने की कोशिश कर रहा था। इस चू गांगजिंग लड़के ने सोचा कि मैं एक देहाती ने पहले कभी पियानो नहीं देखा और मुझे स्टेज पर चमकाने की साजिश कर रहा था। मुझे उसकी छोटी मोटी चालों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और मैं बस टेबल पर वापस लेट गया। मैं बिस्तर पर सो रहा था। मेरे डेस्क मेट और मैंने दोनों ने पूरे काले कपड़े पहने थे और सब हमें चिढ़ाते थे। हमें ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमानेंस कहते थे। हमारे आसपास के लड़के बातें करने लगे, उस लड़की की खूबसूरती के बारे में बात करने लगे जिसे हम पटाने की कोशिश कर रहे थे, और मेरी सांस के बारे में मजाक करने लगे। शोर से मेरा सिर दर्द करने लगा। शायद मुझे अगली बार टॉप के क्लास में जाने के बारे में सोचना चाहिए ताकि मुझे इस शोर से परेशान न होना पड़े। अचानक बाहर बहुत बड़ा शोर मच गया। यह सुलेजुई थी। सुलेजुई यहाँ थी। शोर की वजह से मैं बिल्कुल सो नहीं पाई। मैं अपना चेहरा धोने के लिए उठ ही रही थी कि एक दबंग लड़के ने अचानक मेरा रास्ता रोक लिया। तुम वह देहाती गुजियान हो? मैंने देखा कि सुलीजुई मुझे सिर से पैर तक बेपरवाह नजरों से देख रहा था। मैंने उसे नजरअंदाज किया और उसके पास से गुजरने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया। मैं तुम्हें बताता हूँ, उसने कहा। उसने जानबूझकर सुलीजुई को बताया ताकि वह मुझसे निपटने के लिए सुलीजुई का इस्तेमाल कर सके। आखिर सुलीजुई एक्सट्रीम डेमन मिरर का नंबर 1 चाहने वाला है। उसका परिवार अमीर और ताकतवर है, यहाँ तक कि टीचर भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते। अरे गंवार, तुमने मुझे सुना? सुलीजुई अपने हाथ कमर पर रखे खड़ा था। उसकी उंगलियां लगभग मेरी आंखों में चुभ रही थी। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उनमें एक ठंडी चमक चमक रही थी। मेरी ठंडी नजर से चौंक कर सुलीजुई अपने आप एक कदम पीछे हट गया। वह चिल्लाया, मुश्किल से अपना गुस्सा रोकते हुए, मेरी डेमन मिरर बहन से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। मैंने ठंडेपन से 3 शब्द कहे। इंटरेस्ट नहीं है। जो मीनाओ इत्तेफाक से क्लास 5 के एंट्रेंस के पास से गुजरी और उसने एक्साइटेड होकर मुझे हाथ हिलाया। मैं जो मीनाओ की तरफ बढ़ी, लेकिन सुलीजुई डेमन मिरर से चिपकी रही। उसे लगातार डेमन मिरर बहन कहती रही। डेमन मिरर ने अचानक ठंडेपन से कहा, मेरे पास कोई है जिसे मैं पसंद करती हूँ। सुलीजुई हैरान रह गया, वहीं जम गया। डेमन मिरर बहन, तुमने क्या कहा? यह वही है। डेमन मिरर ने मेरी तरफ ये इशारा किया। तुरंत मुझे अपने पीछे एक डरावना मारने का इरादा उठता हुआ महसूस हुआ। गुजियान! सुलीजुई पागलों की तरह चिल्लाई। वह मुझ पर कुत्ते की तरह झपटी। मैंने पलटकर देखा तो जी याओजिंग मेरे पीछे खड़ी थी, हाथ बांधे हुए। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। यह औरत पक्का ये जानबूझकर कर रही थी। तुम बेशर्म औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिस्टर याओजिंग को बहकाने की? मैं तुम्हारा चेहरा फाड़ दूंगी। सुलीजुई गुस्से से दहाड़ी। गुजियांगजी, जो परछाई में छिपा था, इतनी जोर से हंसा कि उसके होंठ लगभग मुड़ गए। तभी झो मीनाओ हिम्मत करके मेरे सामने आ गई। तुम किसे बुरा भला कह रही हो? यह प्रोस्टिट्यूशन की देवी थी जिसने कहा था कि उसे ब्रदर यान पसंद है। तुम क्यों कहती हो कि मेरे ब्रदर यान ने उसे बहकाया? सुलीजुई ने जो मीनाओ को एक तरफ धकेल दिया। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बड़ी बहन हो? मैं तुम्हें गाली दूंगी। वह जानबूझकर सिस्टर याओजिंग के पास रही। ये बेशर्मी है। यह कहते हुए उसके नुकीले नाखूनों वाला हाथ अचानक मेरे चेहरे पर आ गया। जी याओजिंग के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। वह उठकर आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, मैंने बिजली की तेजी से सुलीजुई की कलाई पकड़ ली। आउच! सुलीजुई दर्द से चिल्लाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हालांकि वह दर्द से कराह रही थी, फिर भी उसने घमंड से मुझे धमकाया। अरे छोटे बच्चे, अभी जाने दो, वरना मैं तुम्हें शेंगली से बाहर निकाल दूंगी। मैंने अपनी पकड़ और मजबूत की और ठंडेपन से 2 शब्द कहे, माफी मांग लो। सुलीजू को लगा जैसे उसकी हड्डियां टूटने वाली हैं, इसीलिए वह बस रो सकती थी और रहम की भीख मांग सकती थी। मुझे माफ कर दो। तभी मैंने उसे छोड़ा। ठीक है? मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा और जाने के लिए मुड़ा।
मुड़ा। यह देखकर कि मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, डेमन मिरर ने आलस से अपनी आंखें बंद कर ली और आराम करता रहा। सू लीजू यह बेइज्जती कैसे सह सकती थी? उसने मेरी और जो मिनाओ की पीठ की ओर देखा, फिर अचानक चीखी और फिर से हमला कर दिया। मैं आसानी से बच गया, लेकिन जो मिनाओ इतनी लकी नहीं थी। मुझे बचाने के लिए उसने सू लीजुओ का जोरदार थप्पड़ खाया। उस तेज आवाज से मेरा दिल जोर से धड़क उठा। जो मिनाओ के चेहरे पर तुरंत 3 लाल निशान पड़ गए। मैंने कहा कि मैंने अपनी पकड़ मजबूत नहीं की थी। मैंने पहले ही उसका अंदाजा लगा लिया था और फिर भी उसने मुसीबत मोल लेने की हिम्मत की। मर जाओ भाईयान, कोई बात नहीं। जो मेई का सिर दर्द से धड़क रहा था, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, फिर भी वह अपना हाथ ऊपर उठाते हुए मुझसे कसकर लिपटी रही। सू परिवार ताकतवर और असरदार है, मेरे लिए उसे मत मारो। सू लीजुई बगल से शान से हंसी। मेरे बाएं हाथ ने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। ताकत? मैं ही ताकत हूँ। मेरी बातों को गु परिवार की ताकत के बारे में समझा गया। दूसरों के लिए एक तीसरे दर्जे का परिवार सू परिवार को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आसपास के लोग इतने हैरान थे कि उनके मुंह खुले के खुले रह गए। तुम बस इंतजार करो। सू लीजुई रोते हुए भाग गई और अपना चेहरा ढक लिया। जो मैं घबरा गई। भाईयान, हमें क्या करना चाहिए? सू लिंजुई को नाराज करने वाले आखिरी इंसान को राजधानी के सभी स्कूलों ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसका सूजा हुआ चेहरा देखकर मेरे दिल में दर्द हुआ। मैं तुम्हें पहले अस्पताल ले जाऊंगी। जी याओ जिंग ने मुझे पीछे हटते हुए देखा और सोचते हुए अपनी भौहें चढ़ाई। अचानक स्कूल का लाउडस्पीकर जोर से बजा। 3rd ग्रेड क्लास 5 गुजियान तुरंत प्रिंसिपल के ऑफिस आ रहा है। चू गांगजिन और गु जियांगजी एक साथ खुश हो रहे हैं। इस बार गु जियान को पक्का नौकरी से निकाल दिया जाएगा। गु जियांगजी ने दिखावटी आह भरी। मैं बस चाहता था कि वह खूब पढ़ाई करे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी घमंडी होगी। अगर पापा को पता चल गया तो वे गुस्सा हो जाएंगे। चू गांगजिन को अच्छा लगा। जियांगजी, तुम बहुत दयालु हो। उसे क्या पता। गु जियांगजी मन ही मन बहुत खुश। इस बीच प्रिंसिपल के ऑफिस में सू लीजुई सू फैंटोंग का हाथ पकड़कर रो रही है। प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए झुककर हाथ मल रहे हैं। प्रेसिडेंट सू, चिंता मत करो, मैं तुम्हें पक्का सही जवाब दूंगा। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने यह सुना। सू फैंटोंग ने मुझे ध्यान से देखा। तुम गु परिवार के बेटे हो। तुमने मेरे बेटे को छूने की हिम्मत कैसे की? और तुम ये कहने की हिम्मत कैसे कर रहे हो कि गु परिवार सू परिवार से ज्यादा ताकतवर है? मुझे लगता है तुम पागल हो। मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सीधे प्रिंसिपल को घूरने लगा। यह सू लीजुई ने शुरू किया था। मैं तो बस बदला ले रहा था। मेरे पीछे शीशे में सूरज की रोशनी पड़ रही थी जो मुझे सुनहरी रोशनी में नहला रही थी। मैं कई बार सीधा हुआ। तुम बकवास कर रहे हो, सू लीजुई चिल्लाया। तुम जैसे देहाती को मारूं? मैंने मजाक उड़ाया। मैं तुम्हें छूना भी नहीं चाहता। मेरे हाथ चाहे कितने भी गंदे हों, तुम्हारे मुंह से ज्यादा साफ हैं। मेरी बातों से सू लीजुई फिर से रोने लगी। प्रिंसिपल ने तुरंत मुझे डांटा। गुजियान, तुमने कहा कि सू लीजुई ने यह शुरू किया। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तभी ऑफिस का दरवाजा धीरे से खुला। गु जियांगजी ने बाहर झांका और डरते हुए कहा, प्रिंसिपल, मैंने उसे देखा। जैसे ही वह अंदर आया, उसने सू पिता और बेटे को झुककर प्रणाम किया। मुझे माफ करना हो अंकल सू, ये सब हमारी खराब परवरिश की वजह से है कि सू लीजुई के साथ यह नाइंसाफी हुई। सू फैनपेंग बेसब्र लग रहा था। ये सब बकवास बंद करो। इस देहाती को बचाने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। सू फैनपेंग गुस्से में था, लेकिन मैं बबल गम चबा रहा था, बिल्कुल बेफिक्र। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि गु जियांगजी ये नाटक कैसे करने वाला है। नहीं अंकल सू, मैंने कहा, वह गांव का है और उसे कोई तमीज नहीं आती। उसने मुझे मारकर शुरुआत की। उसे जो चाहो सजा दो, बस गु परिवार को इसमें शामिल मत करना। हाँ, यह सुनकर सू फैनपेंग का चेहरा नरम पड़ गया। ठीक है, मुझे पता है ये देहाती बदतमीज है। इसका तुम्हारे गु परिवार से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही गु जियांगजी ने यह कहा, प्रिंसिपल तुरंत मेरी तरफ मुड़े और चिल्लाए, गु जियान, तुम्हें और क्या कहना है? मैंने कंधे उचकाए बेपरवाही से बोला, कहने को क्या है, शेंगली में हर जगह सर्विलांस कैमरे लगे हैं, बस उन्हें देखो और तुम्हें पता चल जाएगा। अब सू लीजुई ने गुस्से से दांत पीसे। वह सर्विलांस कैमरों के बारे में कैसे भूल सकता था? उसने जल्दी से गु जियांगजी पर एक सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल किया। गु जियांगजी की आंखों में आंसू भर आए। वह पूरी तरह निराश लग रहा था। भाई, बस अपनी गलती मान लो। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया? तुम्हें डैड को क्यों शामिल करना है? दिल, प्रिंसिपल ने सख्ती से कहा। ठीक है, हम विक्ट्री स्कूल में इस तरह के इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज गुजियान, तुम्हें मेरा बैकअप प्लान बनना होगा। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाते, एक फोन आया। प्रिंसिपल ने कॉलर आईडी पर नजर डाली। उनका चेहरा तुरंत बदल गया। उन्होंने रिसीवर ढक लिया और बाहर भाग गए। सू लीजुई ने तुरंत मुझे सिर हिलाकर इशारा किया। गुजियान, प्रिंसिपल वापस आ गए। उनके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। सू लीजुई ने बेसब्री से पूछा, प्रिंसिपल, क्या हम अभी निकालने का नोटिस जारी करके उन्हें बाहर निकाल सकते हैं? हालांकि प्रिंसिपल ने गंभीरता से कहा, मुझे माफ करना मिस्टर सू, हमें इस मामले की फिर से जांच करनी होगी। विक्ट्री स्कूल एक फेयर स्कूल है। हम किसी भी स्टूडेंट के साथ गलत नहीं कर सकते। सू लीजुई और गु जियांगजी हैरान रह गए। क्या हो रहा है? अब मेरी बारी थी अपना बबल गम चबाने, कैबिनेट से टिकने और आह भरने की, क्योंकि ये सब मेरे कंट्रोल में था। सू फांतोंग पूरी तरह से बेइज्जत हुआ। वह एक नए नौजवान को भी नहीं संभाल सकता था। उसने सीधे धमकी दी, प्रिंसिपल, अगर आपने इसे ठीक से नहीं संभाला तो मेरा यकीन मानिए, मैं कैफेटेरिया में अपना इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दूंगा। अचानक प्रिंसिपल पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे माफ करना मिस्टर सू, मुझे बिना भेदभाव के काम करना होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट कैंसिल करना चाहते हैं तो मैं बस अफसोस जता सकता हूँ, लेकिन मुझे अपने उसूलों पर कायम रहना होगा। तुरंत मेरे अलावा सब हैरान रह गए। आखिर हो क्या रहा था? मैं प्रिंसिपल के ऑफिस से अकड़ कर बाहर निकला और उसके पीछे सुलेई के बेकार शब्द सुनाई दिए। गुस्से में दहाड़। सुनिए, वह अपने पिता सू फांतोंग पर कैसे गुस्सा हो रहा था। डैड, मैं तो एक गांव के
आदमी को भी नहीं संभाल सकता। मैं शेंगली में कैसे रहूंगा? बेहतर होगा कि स्कूल छोड़ दूं। मैंने बबल गम फूंका और गुस्से में मुंह फेर लिया। सुलई वहीं खड़ी रह गई, गुस्से में उछल कूद कर रही थी। उन्हें क्या पता था मैंने कोई घटिया स्कूल ऐसे ही नहीं छोड़ा था। प्रिंसिपल का मुझे जाने देना मेरे सोचे समझे प्लान का हिस्सा था। मुझे यकीन है कि प्रिंसिपल ने मुझे निकालने के बाद ही राहत की सांस ली होगी और धीरे से बुदबुदाया होगा, हे भगवान, डायरेक्टर अचानक कैसे आ गया? उसने मुझे बहुत डरा दिया। उसे नहीं पता था कि यह बिना किसी भेदभाव वाला डायरेक्टर वही था जिसे मैंने शियाओली ने डोनर के बहाने बुलाया था। मजाकिया। उसे लगा कि वह हम सबको खत्म करने के लिए काफी चालाक है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ कि वह पहले से ही मेरी शतरंज की बिसात पर था, पूरी तरह से मेरे रहम पर। मैं अभी आधा ही रास्ता तय कर पाया था कि ज़ियाओली का मैसेज आया, बॉस आपने उस प्रिंसिपल को नौकरी से क्यों नहीं निकाल दिया? उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको परेशान करने की? मैंने बस 2 शब्दों में जवाब दिया, जल्दी नहीं है। उसने एक और मैसेज भेजा, चलो खाना खाते हैं। उन्हें सच में नहीं पता कि क्या क्या है। सूद राइस बकेट ने सिर्फ एक कैफेटेरिया बनाया है और वो मेरे साथ पिता जैसा बर्ताव कर रहा है। क्या उसे यह एहसास नहीं है कि शेंगली में सभी 8 टीचिंग बिल्डिंग, 2 लैब बिल्डिंग और 4 डॉर्मेट्री उसी ने दान की थी? उसकी बातों ने मुझे याद दिलाया। मैंने एक बटन दबाया क्योंकि सूद राइस बकेट के पास इतना पैसा है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसका क्या करे। मैं उसके सभी बिजनेस को दिवालिया करने का मौका ढूंढ लूंगा। ज़ियाओली ने तुरंत जवाब दिया, बॉस बहुत बढ़िया है। सू परिवार की एक मामूली ब्रांच सूद राइस बकेट बेकार है। उसे दिवालिया बनाना मेरे लिए सांस लेने से भी आसान है। जब मैं क्लासरूम में वापस आया तो सभी स्टूडेंट्स ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई भूत देख लिया हो। मैंने उन्हें फुसफुसाते हुए सुना, जिस आदमी को सुलीजुई ने टारगेट किया था, भगवान, वह सच में बिना किसी नुकसान के वापस आ गया। गुजयान की किस्मत बहुत जबरदस्त है। बदकिस्मती से उन्हें नहीं पता था कि मुझे किस्मत की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह मैथ क्लास मेरे लिए थी जिसे कभी स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड बहुत चाहते थे। मेरे जैसे मैथ जीनियस के लिए ये किंडरगार्टन के हिसाब से गणित से भी आसान है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जैसे ही घंटी बजी स्टूडेंट्स पागलों की तरह भड़क उठे। उनके फोन पर आ रही खबर ने सबको पूरी तरह हैरान कर दिया। मैंने किसी को चिल्लाते हुए सुना, हे भगवान, खबर देखो, सुलीजुई का परिवार दिवालिया हो गया। क्या सु परिवार दिवालिया हो गया? यह राजधानी के टॉप 3 ग्रुप्स में से एक है। मेन सु परिवार नहीं बल्कि सु लीजुई का परिवार। वह हमेशा सु परिवार का सबसे बड़ा बेटा होने की डींगे हाँकता रहता है, लेकिन उसके परिवार का बिजनेस सु परिवार के बिजनेस का 10वां हिस्सा भी नहीं है। इस पैसे की तंगी ने उन्हें खत्म कर दिया। कोई हैरानी नहीं कि मैं सही सलामत हूँ। सु लीजुई को शायद अब मेरी कोई परवाह नहीं है। ये किस्मत कमाल की है। मैंने देखा कि मेरे बगल में जी याओजिंग अपनी भौहें सिकोड़ रहा था। मुझे एक अजीब सी नजर से देख रहा था, जैसे सोच रहा हो मैंने सच में पूरी तरह किस्मत पर भरोसा किया था। तभी शिपेंजी कहीं से प्रकट हुई। जी याओजिंग के सामने बैठ गई और हाथ हिलाते हुए कहा, हाय, तुम क्या घूर रही हो मेरी प्यारी? धोखे के आईने ने बस उसे ठंडी नजर से देखा। बोरिंग। मैंने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, आलस से अपनी पलकें उठाकर शिपेंजी की जलती हुई नजरों से मिलाई और सिर्फ 2 शब्द कहे, हॉट पॉट। शिपेंजी तुरंत दुखी दिखी, लेकिन तुरंत मुझे एक प्यारी सी नजर से देखा। छोटी डार्लिंग, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देने इतनी दूर आई हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। मैंने सीधे मना कर दिया, इंटरेस्ट नहीं है। ये कहने के बाद मैं लेटने और वापस सोने के लिए तैयार हो गई। धोखे के आईने के अलावा इस औरत ने शायद कभी किसी ऐसे आदमी को नहीं देखा था जो उसकी खूबसूरती और तरक्की से इंप्रेस ना हुआ। लेकिन मैं जितनी ठंडी होती गई, जीतने की उसकी इच्छा उतनी ही मजबूत होती गई। अगले ही पल उसने अचानक अपनी हथेली खोली जिसमें एक चमकीली हरी लोमड़ी दिखाई दी जो इतनी असली जैसी बनी थी कि किसी भी पल उछलने को तैयार लग रही थी। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। क्या यह कल रात वाली शाही हरी मूर्ति नहीं थी? ये छोटी सी चीज ही कम से कम 10 मिलियन की थी। मिस शी पानी की तरह पैसा उड़ाती है, उनकी इज्जत उनकी हकदार है। मैंने उस पर नजर डाली। लोमड़ी ने फिर जी याओजिंग की तरफ देखा, फिर शिपेंजी को आंख मारी। मुझे माफ करना मिस शी, मैं यह गिफ्ट डोट नहीं ले सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मिस जी नाराज हो सकती हैं। जैसे ही मैंने यह कहा, जी याओजिंग एकदम हैरान होकर जम गई। क्या उसका दिमाग खराब हो गया था? उसके हाव भाव ऐसे लग रहे थे जैसे कह रहे हो, अभी तो तुम इतने गुस्सैल थे, अब इतने डरपोक क्यों हो? मैंने जानबूझकर अपनी नाक छुई, मुश्किल का नाटक करते हुए, और फिर यह बड़ा सा वाक्य बोला, मैंने गलती से मिस जी की डायरी देख ली थी। वह सच में तुम्हें पसंद करती थी मिस जी, इसीलिए उसने सभी मेल क्लासमेट्स को रिजेक्ट कर दिया था। मेरे बगल में बैठी एक लड़की ने जो पानी पिया था वह अपनी डेस्क मेट के चेहरे और सिर पर छिड़क दिया। पूरी क्लास हैरान रह गई। अगले ही पल सबकी नजरें जी याओजिंग और शिपेंजी पर टिक गईं। शिपेंजी का मुंह खुला का खुला रह गया। वह धीरे धीरे जी याओजिंग की तरफ देखने लगी। याओजिंग, मुझे लड़कियां पसंद नहीं है। जियान, मुझे लगा जैसे जी याओजिंग की नजर मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगी। उसे तुरंत एहसास हो गया कि मैं उससे बदला ले रहा हूं। उसने अभी अभी सबके सामने मेरे लिए अपनी फीलिंग्स जाहिर की थी, लेकिन डरने के बजाय मैंने उसे एक जीतने वाली मुस्कान दी। फिर एक हैरान खरगोश की तरह मैं अचानक उछल पड़ा और हकलाते हुए बोला, हाँ, मुझे बहुत अफसोस है मिस जी। मेरा मतलब आपकी डायरी पढ़ना नहीं था, नहीं मेरा मतलब आपकी तरफ से कुछ कहना था। प्लीज गुस्सा मत होना, मजाक कर रहा हूँ। आखिरकार मैं एक अवार्ड विनिंग एक्टर हूँ, मेरी एक्टिंग स्किल्स जबरदस्त हैं। अब कई लड़के लगभग रोने ही वाले थे। उनकी देवी को सच में एक और देवी पसंद थी, जबकि कुछ लकी लड़कियों की आंखें चमक रही थी। उनके दिमाग शायद पहले से ही अनगिनत रोमांटिक फैंटेसी से भरे हुए थे। तुम क्या देख रही हो? अपनी आंखें बंद करो। जीड फेयरी पूरी क्लास पर चिल्लाई। किसे पता था जिपेंजी भी सच में साथ दे रही थी। डरी हुई नजरों से पूछ रही थी, फेरी, उसने जो कहा वह सच नहीं है ना? स्टूडेंट्स जो अभी अभी चौंके थे
अचानक उनकी कल्पनाएं फिर से उड़ने लगी। जीत फेरियम गी उनशेरी पेरी ने गुस्से में पैर पटका और जाते हुए दरवाजा जोर से बंद कर दिया। हा। छोटी प्यारी, मैंने पहली बार किसी को किसी परी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाते देखा है। चिंपैंजी इतनी जोर से हंसी कि वह खुशी से उछल पड़ी। उसने आराम से इंपीरियल ग्रीन फॉक्स मेरे हाथ में थमा दी। इंटरेस्टिंग, इसे एक अच्छा शो देखने का इनाम समझो। मुझे मना करने का मौका दिए बिना वह मुड़ी और चली गई। जब मैं क्लास के लिए जा रहा था तब भी जी फेरी वापस नहीं आई। मैं खुश था कि आखिरकार मुझे थोड़ी शांति और सुकून मिला, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ एक क्लास पीरियड में विक्ट्री एकेडमी का फोरम इतना भर जाएगा। यह जी फेरी और चिंपैंजी के बारे में पोस्ट से भरा था। थ्रेड सैकड़ों स्टोरीज तक ऊंचा था। मैंने बोरियत से उस पर नजर डाली और 1 मिनट से भी कम समय में सभी हॉट पोस्ट मिट गए। फोरम के होम पेज पर सिर्फ एक लाइन का बड़ा टेक्स्ट बचा था, अगर तुम बकवास करते रहोगे तो पछताओगे। सभी स्टूडेंट्स ने तुरंत अपने फोन रख दिए, क्लास में ध्यान देने का नाटक करते हुए। मैं हंसा। मुझे बिना किसी शक के पता था कि यह हैकर जी याओजिन था जिसने मुझसे कांटेक्ट किया था। बदकिस्मती से इस बार उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया था। मैंने अपनी अंगूठी से वर्चुअल कीबोर्ड निकाला और मेरी उंगलियां किताबों के कवर के नीचे कीबोर्ड पर चलने लगी। स्क्रीन पर कोड की लाइनें चमकने लगी। इस बीच दूसरी तरफ जीतने वाला चौथा मजाक ओ हुआ शुई अपनी मुश्किल वाली गलती से निपटकर ताली बजाई और गर्व से अपना हाथ पीछे फेंका। अरे तुम छोटे शैतान, तुम इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे पास आए हो? क्या मैं अब क्लास में वापस जा सकता हूँ? क्लास? कौन सी क्लास? जी याओजिन ने दांत पीस लिए। उसने अपना फोन ओ हुआ शुई की ओर बढ़ाया, जिसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उसके खास सुनहरे बाल भी फीके पड़ गए। ये कैसे हो सकता है? वह धीरे से बोला। उसके चेहरे पर यकीन नहीं हो रहा था। ओ हुआ शुई तुरंत सीधा बैठ गया और कीबोर्ड पर तेजी से टाइप करने लगा। जी याओजिन उसके बगल में बैठ गया। उसका चेहरा उदास था। ओ जी हुआ शुई एक टॉप टियर हैकर था, यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पर भी मशहूर था। 17 साल की उम्र में उसने रिमोट से एक सैटेलाइट का ऑर्बिट बदल दिया था। पोस्ट डिलीट करना उसके लिए बहुत आसान होना चाहिए था। हालांकि ओ हुआ शुई के माथे पर धीरे धीरे ठंडा पसीना आ गया। अजीब है, वह बुदबुदाया। जी याओजिन तुरंत देखने के लिए झुका। उसने स्क्रीन पर कोड की लाइनें बेतरतीब ढंग से स्क्रॉल होती देखी। वह तुरंत समझ गया। ओ हुआ शुई को उसका मुकाबला मिल गया था। दूसरी पार्टी ने डेटा इंटरसेप्शन सेटअप किया था, जिससे उसका वेब क्रॉलर कोड ब्लॉक हो गया था। ओ हुआ शुई ने गुस्से से गाल फुला लिए। मुझे शुरू में लगा कि यह स्कूल का कोई है, स्कूल में इतना स्किल्ड कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा लगता है। अगले ही पल ओ हुआ शुई की उंगलियां तेजी से टाइप करने लगी, इतनी तेजी से कि उन पर आफ्टर इमेज बन गई। चीन में उसका इतने मजबूत दुश्मन से सामना बहुत समय से नहीं हुआ था। मैं पहले उस पर अटैक करने के लिए एक नकली प्रोग्राम सेटअप करूंगा, फिर उसे बाईपास करके तुम्हारा डेटा डिलीट कर दूंगा। ओ हुआ शुई ने टाइप करते हुए समझाया। फिर एक शैतानी मुस्कान के साथ उसने फ्लेवर एडजस्ट किया और अपना वेबकैम हैक करके देखा कि दूसरी तरफ कौन है। जी याओजिन तुरंत पास गया। उसकी भौहें तन गईं। अगर उसे पता होता कि यह आदमी कौन है तो वह उसकी खाल उधेड़ देता। इस बीच मैं बस एक हाथ से आराम से टाइप कर रहा था, बिल्कुल रिलैक्स लग रहा था। मुझे लगा जी याओजिन ने किसी थर्ड रेट हैकर को चुन लिया और उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। लेकिन तभी मेरा वेबकैम फ्लिकर हो गया। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने जल्दी से अपना बायां हाथ कैमरे पर जोर से दबाया, जबकि मेरा दायां हाथ जवाब में कीबोर्ड पर चला गया। इस बीच दूसरी तरफ मुझे लगा कि ओ हुआ शुई शायद अपने गाल फुलाकर चिल्ला रहा होगा, मुझसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है, जीत मेरी है। लेकिन जी याओजिन की भौहें और भी तन गई। वह पल भर का सीन उसे बहुत जाना पहचाना लगा होगा। मुझे आईपी एड्रेस चेक करने दो, ओ हुआ शुई ने फिर से टाइप करते हुए धीरे से कहा। एक पल बाद वह शौक में हांफने लगा और अपना मुंह ढक लिया। हे भगवान, ये आईपी एड्रेस सच में काम कर रहा है। मैं लगभग ओ हुआ शुई को चीखते हुए देख सकता था। जी याओजिन ने शायद बाहर भागने से पहले सोचा भी नहीं होगा। गुजियान, अगर मुझे पता चला कि यह तुम हो तो तुम मर जाओगे। वह शायद मन ही मन चिल्लाया होगा। उसे पक्का पता था कि यह वही आदमी था जिसने उसकी मदद की थी। अगले ही पल जी याओजिन जोर से क्लासरूम में घुसा, जिससे टीचर और स्टूडेंट्स चौंक गए। कौन है? यहाँ से चले जाओ। झाओ हुंजी बेसब्री से मुड़ा तो उसने जी याओजिन को देखा। उसका चेहरा तुरंत एक गंदी मुस्कान से चमक उठा। ओह, ये मिस जी है। बैठ जाओ और लेसन सुनो, मैं बस जरूरी हिस्से पर आ रहा हूँ। लेकिन जी याओजिन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। बैठे हुए को खाली नजरों से घूरता रहा। मैं आगे बढ़ा। तुम क्या कर रहे हो? उसने मुझे घूरा। उसका चेहरा ठंडा था। मैंने धीरे से अपना सिर घुमाया। मेरा एक्सप्रेशन पूरी तरह से सच्चा था। मैं लेसन सुन रहा हूँ, लेसन सुन रहा हूँ। मेरा पैर। मैं देख सकता था कि जी याओजिन गुस्से में था। मैं 11 ट्रायल लेसन के बारे में दिन में सपने देख रहा था और अब वह कह रहा था कि मैं सुन रहा हूँ। उसे पक्का शक था कि कुछ गड़बड़ है। उसे यकीन था कि मैं कुछ छिपा रही हूँ। गुजियान, तुम्हें मुझे मान लेना चाहिए। क्या तुम इसे यहाँ छिपा रहे हो? जी याओजिन अचानक नीचे झुका। अपना दाहिना हाथ मेरी डेस्क पर पटका। उसका बायां हाथ मेरी डेस्क की दराज में चला गया। उसे शायद लगा कि मैंने वहाँ एक लैपटॉप छिपा रखा है। उस पल हमारी सांसें लगभग एक दूसरे के चेहरे पर थीं। हम बहुत करीब थे। मुझे इतनी दूरी से नफरत थी। अगर हम अभी भी क्लास में नहीं होते, अगर मैं अपनी पहचान नहीं बताना चाहती, तो मैं उसे पहले ही थप्पड़ मार देती। बदकिस्मती से जी याओजिन को कुछ नहीं मिला। वह अच्छी तरह जानता था कि मेरे हाथ की अंगूठी से एक वर्चुअल कीबोर्ड निकल सकता है। उसके अंदर आने से 1 मिनट पहले ही मैंने उससे निपट लिया था। अब सब ठीक है। इस पल सभी स्टूडेंट्स की नजरें मेरी तरफ गईं। झाओ हुंजी तुरंत घमंडी हो गया, ये सोचकर कि उसने आखिरकार मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। उसने अपना गला साफ किया। उसकी आवाज में कड़वाहट थी। गुजियान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे इंसान होगे। टीचर की बेइज्जती करना एक बात है, लेकिन तुम चोरी भी कर रहे हो। तुमने मिस जी से क्या चुरा
चुराया? अभी दे दो। मेरी आंखें चमक उठी, मेरा चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। ये झाओ हुंजी पहला नहीं था जिसने मुझे परेशान किया। गु जियान, क्या तुमने मुझे सुना? उसने मेरी नाक की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, मेरे चेहरे पर थूक दिया, अगर तुमने इसे नहीं दिया तो यहाँ से चले जाओ। तभी जी याओजिंग को अचानक एक टेक्स्ट मैसेज मिला। ओ हुआ शुई के मैसेज ने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। पता चला कि एक गलती थी, आईपी एड्रेस एनक्रिप्टेड था। इसे डिक्रिप्ट करने के बाद उसने पाया कि यह नॉर्दर्न आयरलैंड से आया था। भेजने वाला एक टॉप इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंट था, एक ऐसा मॉन्स्टर जो 1 घंटे के अंदर रिमोट से एटम बम को कंट्रोल कर सकता है। मैसेज पढ़ने के बाद जी याओजिंग की स्क्रीन काली हो गई। मिस जी प्लीज, इस बार मैं प्रिंसिपल को जरूर बताऊंगा और उसे बाहर निकाल दूंगा। झाओ हुंजी अब भी उसकी चापलूसी कर रहा था। अचानक जी याओजिंग ने रूखेपन से कहा, उसने कुछ नहीं चुराया, मुझसे गलती हो गई। झाओ हुंजी का चेहरा तुरंत लाल हो गया, निराशा से भर गया, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। मिस जी, बॉडी सर्च के बारे में क्या ख्याल है? मैं उसे आपके लिए ढूंढूंगा। वह असल में मेरी तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने कहा, मैंने पेन पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। मेरी कलाई के हल्के से झटके से पेन लगभग सोनिक स्पीड से उड़ जाता। इससे पहले कि झाओ हुंजी कुछ कर पाता, उसका एक हाथ या पैर खराब हो जाता। मैंने पहले ही कहा था कि मुझसे गलती हुई है, क्या तुम समझ नहीं रहे हो? उस जरूरी पल में जी याओजिंग ने अचानक अपना सिर उठाया। उसका चेहरा बेसब्री से भरा हुआ था। हालांकि वह मुझे नापसंद करता था, लेकिन वह उन टीचरों से नफरत करता था जो ताकतवर लोगों की चापलूसी करते थे और कमजोरों को और भी ज्यादा परेशान करते थे। झाओ हुंजी तुरंत रुका और झुककर माफी माचीस मांगी। मिस एसडीसेनिक, मुझे माफ कर दो। लेकिन मैंने धीरे से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। मेरी ठंडी नजर सीधे जी याओजिंग पर गई। सिंपल, बस एक गलत लाइन और उसे लगता है कि वह गेम खेल सकता है। मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन बर्फ जैसी ठंडी थी। मैंने उसे घूरा, मेरे पतले होंठ थोड़े खुले और मैंने सिर्फ 2 शब्द कहे, माफी मांगो। तुरंत पूरी क्लास हैरान रह गई। हे भगवान, क्या गु जियान पागल हो गया है? उसने सच में मिस जी से माफी मांगने की हिम्मत की? बिल्कुल नहीं। क्या उसे नहीं पता कि मिस जी बहुत बिगड़ैल है? मुझे लगा कि हर कोई जी याओजिंग को वहीं गुस्सा करते हुए देखने का इंतजार कर रहा है और मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन अचानक कुछ सेकंड तक मुझे घूरने के बाद जी याओजिंग ने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, मुझे माफ कर दो। हालांकि यह सिर्फ 3 शब्द थे, लेकिन इसने पूरी क्लास को इतना चौंका दिया कि उनके मुंह लगभग खुले रह गए। ये कहने के बाद जी याओजिंग बिना पीछे देखे चला गया। मुझे लगा कि वह जरूर यूजी नाम के उस हैकर की जांच करने वाला है, लेकिन मुझे उसके जांच करने का बिल्कुल भी डर नहीं था। वो सो कॉल्ड एनक्रिप्टेड आईपी बस एक स्मोक स्क्रीन था जो मैंने यूं ही सेट किया था। ओ हुआ शुई जैसा कोई इसे नहीं देख सका। उन्हें जो कुछ भी मिला वह एक क्लू था जो मैंने जानबूझकर उनके लिए छोड़ा था। आखिर मैं ही वो टॉप हैकर हूँ। यूजी। झाओ हुंजी आखिरकार चुप हो गया। उसने आंखें घुमाई और मुझे धमकाया, गु जियान, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें मिस जी की दया के लिए धन्यवाद देना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें बाहर निकाल देता। मैंने उसे ठंडेपन से देखा। तुम्हें ही मिस जी को धन्यवाद देना चाहिए। अगर उन्होंने तुम्हें अभी नहीं रोका होता तो तुम अब तक अपाहिज हो चुके होते। मेरी नजर ने उसे चौंका दिया। वह 2 कदम पीछे हट गया। वह चिल्लाया, मुश्किल से अपना डर काबू में करते हुए, तुम अगर तुम इस टेस्ट में अच्छा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। उसकी नजर में मेरे जैसा देहाती लड़का कभी न कभी बुरी तरह फेल हो ही जाएगा और क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। बाकी क्लास में उसने एक बार भी मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही घंटी बजी वह दुम दबाकर भाग गया। उसके तुरंत बाद हमारे होम रूम टीचर जू कांगमिंग हाई हील्स पहने हुए अंदर आए। उन्होंने हमें चुप रहने का इशारा किया और फिर कहा, हम अगले हफ्ते एक वेलकम पार्टी रखेंगे। मुझे हैरानी है कि सबका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। उनकी बात खत्म होने से पहले चू गांगजिंग खुशी से खड़े हुए, गर्व से सीना फुलाते हुए और कहा, टीचर, हम हर दिन कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम निश्चित रूप से क्लास का नाम रोशन करेंगे। उनके शब्द शानदार और सही थे। वह असल में यह सोच रहा था कि वह मुझे सबके सामने बेइज्जत होते देखना चाहता है, क्योंकि उन्होंने मुझे परफॉर्मेंस के बारे में बताया भी नहीं था। लेकिन अगले ही पल जू कांगमिंग ने एक और बड़ा धमाका किया। एक और खबर थी, यह वेलकम पार्टी हमारी क्लास की आखिरी ग्रुप एक्टिविटी हो सकती है। क्या? पूरी क्लास में अफरा तफरी मच गई, सन्नाटा छा गया। जू कांगमिंग ने डेस्क पर हाथ पटका और कहा, स्कूल ने अगले सोमवार को प्लेसमेंट टेस्ट जोड़ने का आखिरी समय में फैसला किया है। रिजल्ट का इस्तेमाल क्लास को रीअसाइन करने के लिए किया जाएगा। चू गांगजिंग अचानक मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसकी आंखों में गुस्से वाला घमंड भर गया। उसे पक्का लगा कि इस बार मैं बर्बाद हो गया। जैसे ही जू कांगमिंग चला गया, क्लासरूम में अफरा तफरी मच गई। हर कोई इस अचानक हुए टेस्ट को लेकर कराह रहा था। तभी चू गांगजिंग मेरे पास आया। गु जियान ने घमंड से कहा, यह तुम्हारा यहाँ आखिरी हफ्ता है। तुम गंवार लापता इंसान को देखने के बाद तुम्हें वापस वहीं चले जाना चाहिए जहाँ तुम्हें होना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके ऊपर से एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ खड़े होने की इजाजत किसने दी? मैंने देखा कि चू गांगजिंग 2 तेजी से पीछे हट गया। उसकी आवाज कांप रही थी, मिस जी, मिस जी। जैसे ही जी याओजिंग दिखाई दिए, हवा ठंडी हो गई। उन्होंने बस चू गांगजिंग को ठंडी नजर से देखा, जो तुरंत अपनी सीट पर वापस भाग गए। एकदम सीधे बैठे थे, मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। फिर जी याओजिंग मेरे बगल में आ गए। मुझे पता था कि उनकी हैकिंग से कुछ पता नहीं चला, बल्कि उन्होंने उस घुमक्कड़ की काबिलियत को बढ़ा चढ़ाकर बताया था। इसीलिए मैं इस पर 1 सेकंड भी नहीं बिताना चाहता था। एक पागल औरत उसी क्लासरूम में थी। अचानक स्कूल की घंटी बजी। जी याओजिंग और मैं 2 परछाइयों की तरह एक साथ क्लासरूम से बाहर भागे। मेरे पीछे मुझे अभी भी चू गांगजिंग की आवाज सुनाई दे रही थी, तुम उसे कुछ और बार देख सकते हो। एग्जाम के बाद गु जियान को शेंगली से निकाल दिया जाएगा। मुझे उससे
कोई मतलब नहीं था। स्कूल के बाद मैं सबसे पहले ज्योली से मिलने गया और फिर आराम से गु परिवार के घर लौट आया। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने गु याओवान और गु जियांगजी को सोफे पर बैठे देखा। यह दिल को छू लेने वाला नजारा था। लेकिन जैसे ही मैं अंदर आया, यह गर्मजोशी भरा माहौल तुरंत गायब हो गया। गु याओवान गुस्से में आया, मेरी नाक की ओर इशारा किया और चिल्लाने लगा, गु जियान, तुम पागल हो क्या? इतने सारे लोगों में से तुम्हें सू परिवार के सबसे बड़े बेटे से ही पंगा लेना था। देने के अलावा मैं और क्या कर सकता था सिवाय परेशानी खड़ी करने के। वो और गुस्सा होता गया। अगर मैंने आज प्रेसिडेंट सू से इस तरह गुजारिश नहीं की होती तो तुम्हें पता है तुमने कितनी परेशानी खड़ी कर दी होती। मैंने अपना बबल गम चबाया और बेपरवाही से जवाब दिया, क्या सू लीजुई का परिवार दिवालिया नहीं हो गया? हाँ, सू लीजुई का परिवार दिवालिया हो गया। गु याओवान इतना गुस्से में था कि उछल पड़ा। लेकिन सू परिवार अभी भी एक बड़ा और ताकतवर परिवार है। प्रेसिडेंट सू कुछ ही समय में वापसी कर सकते हैं। अगर मैंने आज इस तरह गिड़गिड़ाया नहीं होता तो प्रेसिडेंट सू जब अपने पैरों पर खड़े होंगे तो हमारे गु परिवार से जरूर बदला लेंगे। मैंने ऐसे आंखें घुमाने वाले को क्यों पैदा किया? तुम्हें सू परिवार की इतनी चापलूसी करना पसंद है? तुम भी दिवालिया क्यों नहीं हो जाते? मैं मुस्कुराया, अच्छे भाई, लूट का माल बांट लेते हैं। शायद सू फैनपेंग बहुत खुश होगा और भविष्य में तुम्हारी मदद करेगा। गु याओवान ने अपनी छाती पकड़ ली। होने के नाते मैं इतना गुस्से में था कि मेरी सांस मुश्किल से चल रही थी। तभी गु जियांगजी वहां आया। उसकी आंखें लाल थीं। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। भाई, तुम डैड से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? डैड हर दिन गु परिवार के लिए इतनी मेहनत करते हैं। माफ करना, लेकिन क्या यह सब हमारे लिए नहीं है? मैंने थोड़ा रुकने का इशारा किया। जब से मैं वापस आया हूँ किसी ने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया है। गु याओवान का चेहरा तुरंत उतर गया। बेशक उसे पता था कि उसने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया है। उसका इरादा हमें डराना था, लेकिन फिर वह भूल गया। शायद उसकी नजर में मेरे जैसा कोई एक देहाती मुश्किलों का आदी होता है और उसे पैसे की जरूरत नहीं होती। फिर गु जियांगजी ने फिर से अपनी बात शुरू की। भाई, कोई बात नहीं, डैड ने तुम्हें जिंदगी दी है। तुम्हें उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। तुम्हें शुक्रगुजार होना सीखना चाहिए। गु याओवान ने बीच में कहा, तुम्हें जियांगजी से सीखना चाहिए। वह बात मानने वाला है और अपनी पढ़ाई में अच्छा है। हमारे गु परिवार के बेटे को ऐसा ही होना चाहिए। उसका पढ़ाई में पीछे रह जाना नॉर्मल है। गु जियांगजी बिगड़ैल की तरह गु याओवान का हाथ पकड़कर लिपट गया। अगर तुम टेस्ट में अच्छा नहीं करोगे तो तुम्हें अपने भाई को डांटने की इजाजत नहीं है। देखो जियांगजी तुम्हारे लिए कितना अच्छा है। गु याओवान ने मुझे घूरा। जियांगजी हमेशा ग्रेड में टॉप 5 में आता है। मुझे शर्मिंदा मत करो। बेहतर होगा कि तुम टेस्ट में अच्छा करो। अच्छा करो। मैंने मन ही मन मजाक उड़ाया। बेशक मैं अच्छा करूंगा, लेकिन उसे अच्छा दिखाने के लिए नहीं। उस पागल औरत जी याओ से दूर जाने के लिए। पलक झपकते ही एग्जाम आ गया। जी याओ और मुझे बिना किसी हैरानी के आखिरी एग्जाम रूम में बिठाया गया। जैसे ही पेपर बांटे गए, क्लासरूम में कराहने की आवाजें गूंज उठी। लोग फुसफुसाने लगे, अरे वो गु जियान है, ट्रांसफर स्टूडेंट। हाँ, वे देहाती सच में बेवकूफ हैं। उन्होंने मल्टीपल चॉइस सवाल खत्म करने से पहले ही हार मान ली। मैं समझाने की जहमत नहीं उठा सका। अगर वे नीचे आकर मेरा पेपर देखने की हिम्मत करते तो शायद वहीं बेहोश हो जाते। अचानक एक तरफ से गुस्से से मेरी नजर पड़ी। वो छोटी शैतान थी। उसे प्रॉक्टर ने जगाया था और वो गुस्से से मुड़ी। अगले ही पल उसकी नजर मेरी नजरों से मिली। हम दोनों ने एक साथ आंखें घुमाई और फिर वापस नीचे बैठ गए। लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ, वो छोटी शैतान मेरे पास आई और मेरा रास्ता रोक लिया। गु जियान, क्या तुम ठीक से एग्जाम नहीं दे सकती? क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम हर सब्जेक्ट में फेल हो गई तो तुम्हें कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा? मैं उसकी अचानक चिंता से हैरान रह गया और अनजाने में जवाब दिया, मुझे पता था मैं पास हो सकता हूँ। सच में। उसने मुझे हैरानी से देखा, मेरी डेस्क पर झुकी और मेरी आंखों में गौर से देखा। तुम मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने सिर हिलाया। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि उसका क्या मतलब है और मैंने उसे ठंडेपन से देखा। मुझे फेल होने की बहुत चिंता है। उसने मजाक उड़ाया। तुम्हें इससे क्या लेना देना? उसने कहा। फिर बिना एक और शब्द कहे मुड़ी और चली गई। पूरी तरह हैरान मैं उसे पीछे हटते हुए देखकर मन ही मन बुदबुदाया। अगली सुबह मैंने इंग्लिश का एग्जाम दिया। पेपर मुझे पिनैन वाली किसी परियों की कहानी जैसा लगा। मैंने 20 मिनट में भी इसे खत्म नहीं किया और फिर सो गया। हालांकि दोपहर में मैंने साइंस का एग्जाम दिया। जैसे ही मैं एग्जाम हॉल में घुसा, मैंने खुद को उन शैतानों में से एक गु जियान के बगल में पाया। इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए उसने धीमी आवाज में मुझ पर फुफकारा, मेरा पेपर बाद में कॉपी कर लेना। सुन रहे हो? मैं हैरान रह गया। मैं एक जीनियस, इतना किंडरगार्टन लेवल का एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे उसका पेपर कॉपी करना है, खासकर उसका। एक सीनियर जो हमेशा क्लास में सबसे नीचे रहती है, उसे इतनी हिम्मत कहां से मिली कि उसने मुझे अपना पेपर कॉपी करने दिया? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? हम एक दूसरे को बेरुखी से घूर रहे थे। दोनों को यकीन था कि दूसरा एक बेरहम बेवकूफ है। क्या तुमने सुना? उसने बेसब्री से पूछा। तभी प्रॉक्टर एग्जाम पेपर लेकर अंदर आया। वह अपनी सीट पर लौट आया। पेपर बांटे जाने के बाद मैंने अपना नाम लिखा और हिला तक नहीं। जाओ हुंजी। इस एग्जाम को प्रॉक्टर कर रहा था। वह जानबूझकर मेरे पास आया, मेरे खाली पेपर को देखा और नफरत से खर्राटे लिए। लेकिन मेरे बगल में बैठे कुछ शैतान तेजी से लिखने लगे। जल्दी जल्दी अपने पेपर खत्म कर लिए। वह अचानक मेरी तरफ झुका, मुझे अपना टेस्ट पेपर दिखाया और जब टीचर नहीं देख रहे थे तो उसने मुझे आंख भी मारी। मैंने उसके पेपर पर नजर डाली और तुरंत चौंक गया। हर एक सवाल का जवाब सही था। मैंने मुंह बनाया। क्या जी याओजिंग पढ़ाई में एक बदनाम फेलियर नहीं था? वह अचानक इतना अच्छा कैसे हो गया? मुझे उस समय नहीं पता था कि उसने पिछले कुछ एग्जाम में खाली पेपर जमा किए थे। मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। इस रफ्तार से हम शायद दोनों एक ही क्लास में आ जाएंगे। नहीं, मैं अब इस पागल औरत के साथ क्लासमेट नहीं रहना चाहता था। खुद को साबित करने और जी याओजिंग से दूर होने के बीच मैंने पक्का दूसरा रास्ता चुना। इसीलिए जैसे ही खुशखबरी की घंटी बजी, मैंने तुरंत सिर्फ अपने नाम वाला पेपर डेस्क पर उल्टा पटक दिया। अपना सामान पैक
किया और चला गया। लेकिन तभी जी याओजिंग तेजी से आया और क्लासरूम के दरवाजे पर मेरा रास्ता रोक दिया। मैंने ठंडे मन से ऊपर देखा। अरे गुजयान, तुमने अभी मेरी कॉपी की थी है ना? हाँ, मैं बहुत आलसी हूँ। मैं उससे बहस नहीं करना चाहता था। जब हम एक ही क्लास में नहीं रहेंगे तो मैंने उसे बस टाल दिया। वह सिर्फ इसीलिए मेरे पीछे नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने टेस्ट पेपर कॉपी नहीं किया है ना। लेकिन जैसे ही मैं क्लासरूम में घुसा, मैंने एक जोरदार आवाज सुनी, गुजयान। एक लड़के ने, जिससे तेज पानी जैसी बदबू आ रही थी, अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, दांत पीसते हुए। मुझे मेरी बहन की चीजें दो। मैंने नफरत से नाक सिकोड़ी। क्या क्या बहन मोमो? मैं उसे नहीं जानता। तुम किस बात का नाटक कर रहे हो? मुझे अभी चीजें दो वरना पछताओगे। लड़के की आवाज भर्रा गई। मैंने अपने बगल में छू गांगजिन की तरफ देखा जो खुशी से देख रहा था। इस आदमी ने मेरी चुप्पी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मेरा गुस्सा तुरंत भड़क गया। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुमने मुझे सुना? तभी जी याओजिंग ने बेसब्री से भौहें चढ़ाई। दफा हो जाओ। लड़का चौंक गया और दया का नाटक करते हुए पीछे हटने लगा। याओजिंग, तुम क्या कर रही हो? इतनी बुरी। उसके होंठों से शब्द निकले ही थे कि मैंने अपने क्लासमेट्स की हैरान करने वाली लेकिन जलन भरी नजरों को महसूस किया। लेकिन अगले ही पल जी याओजिंग का चेहरा अचानक ठंडा हो गया। हवा जम गई सी लगी। तुम्हें मुझे ऐसा कहने की इजाजत किसने दी? मिस जी, उस आदमी को बाहर जाना चाहिए। तभी जिपेंजी हाथ में हाई हील्स लिए अकड़ कर अंदर आया। जी याओजिंग ने उसकी तरफ देखा, फिर बेसब्री से पीछे झुक गई। तुम्हारा टेस्ट और खराब होता जा रहा है। उस आदमी ने जिपेंजी को देखकर उसे एक बचाने वाले की तरह देखा। उसका चेहरा दया से भर गया। मैंने सुना कि तुमने इस देहाती को एक गिफ्ट दिया था और मैं उसे वापस चाहता था, लेकिन उसने न सिर्फ मना किया बल्कि मेरे साथ बदतमीजी भी की और याओजिंग मुझ पर चिल्लाया भी। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। वो बस शिपेंजी का नया बॉयफ्रेंड होने का फायदा उठा रहा है। शिपेंजी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मैंने जो तुम्हें दिया उसे मांगने की इजाजत तुम्हें किसने दी? उसकी आवाज तेज नहीं थी लेकिन उसमें एक डरावनी धार थी। फिर एक और बात आई, और तुम्हें याओजिंग को ऐसा कहने की इजाजत किसने दी? वह आदमी पूरी तरह से पागल हो गया, लगातार अपना हाथ हिला रहा था। लेकिन अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं दुखी हो जाऊंगी? शिपेंजी बस हल्के से हंसी, फिर उसकी लोमड़ी जैसी आंखें सिकुड़ गईं। बॉयफ्रेंड? अगले ही पल शिपेंजी ने अचानक उसका हाथ झटक दिया। तो चलो ब्रेकअप करते हैं। यह सीन देखकर पूरी क्लास जोर से हंस पड़ी। यह सी मोयू सिर्फ 3 दिन साथ रहने के बाद शिपेंजी का सबसे तेजी से ब्रेकअप करने वाला एक्स बॉयफ्रेंड बन गया था। सख्त मिस जी के करीब जाने की हिम्मत की अब उसे मुंह की खानी पड़ी। हाँ, मिस जी का अपने एक्स बॉयफ्रेंड से पहले कभी झगड़ा नहीं हुआ। इस बार उसने खुद को बेवकूफ बना लिया, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि शिपेंजी सी मोयू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देगा। जो आंसू पोंछ रहा था और माफी मांग रहा था, मेरी तरफ मुड़कर उसने एक भौं उठाई और कहा, अरे क्यूटी, तुम मेरे बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बन जाते? पूरी क्लासरूम में अफरा तफरी मच गई। हे भगवान, मिस शी ने गु जयान के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिर से उसके सामने क्यों? वह मिस जी का डेस्क मेट है और मिस शी ने उसके सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। तभी सी मोयू, जिसके चेहरे पर आंसू थे, मुझे हैरानी से देखते हुए बुदबुदाया, हिस्सा तुम बेवकूफ हो, मुझे ऐसा मत कहो। शिपेंजी ने उसे तेजी से टोका, जब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो जो कहोगे वो चलेगा, जब तुम नहीं हो तो तुम क्या हो? सी मोयू चौंक गया। फिर शिपेंजी ने अपनी नजरें मेरी तरफ घुमाई। तो क्यूटी, मेरा बॉयफ्रेंड बनने के बारे में क्या ख्याल है? सी मोयू ने दांत पीसते हुए मुझे घूरा। तुम बेशर्म कमीने, मेरी गर्लफ्रेंड को पटाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस इंतजार करो। यह कहकर वह मुड़ा और भाग गया। लेकिन शिपेंजी को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, जैसे वह कुछ दिन पहले ही अपना प्यार दिखा रहा हो। जिससे मैं प्यार करता हूँ वह बिल्कुल भी नहीं। उसने फिर जोर दिया, छोटे क्यूटी। मैंने ठंडेपन से 3 शब्द कहे। तुरंत शिपेंजी जम गया। पूरी क्लास हैरान थी। उसे पटाने के लिए अनगिनत लड़के लाइन में लगे थे और मैं उसे सबसे पहले रिजेक्ट करने वाला था। काफी देर बाद शिपेंजी गुस्सा होने के बजाय आखिरकार होश में आया और मुस्कुराया भी। कोई बात नहीं छोटी प्यारी, तुम कभी ना कभी मेरे हाथ लग ही जाओगी। वह पूरी क्लास की तरफ मुड़ा और जोर से कहा, अरे सुनो, गु जयान मेरा होने वाला बॉयफ्रेंड है। अब कोई भी उसे बुली नहीं कर सकता, वरना वे मेरे खिलाफ हो जाएंगे। यह कहकर वह पीछे मुड़ा और मुझे आंख मारी। छोटी प्यारी, हिलने की हिम्मत है? मैंने बिना किसी भाव के उसकी नजरों से देखा और सीरियसली बोली, जी याओजिंग अक्सर बुली करती है। उसी पल जी याओजिंग ने भी अपना सिर उठाया और ठंडी नजरों से जिपेंजी को घूरा। जिपेंजी ने मुझे देखा, फिर जी याओजिंग को, और छुआ, अपनी नाक को छुआ। बाय बाय। मजाक कर रहा था। वह जी याओजिंग से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे ही जिपेंजी चला गया, क्लासरूम में अजीब तरह से शांति छा गई। वे तेज फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं। फिर क्या इतना ऊंचा और ताकतवर 2 जवान लड़कियों के बीच झगड़ा कराने की कोशिश भी कर रहा है? मुझे लगता है कि वह जानबूझकर मिस जी का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। घिनौना? बिल्कुल नहीं। मैं घंटी बजने तक बेरुखी से देखता रहा और शोर धीरे धीरे कम हो गया। इस बीच अगली क्लास का सिमोयू क्लास में वापस नहीं गया। वह लड़कों के टॉयलेट में अकेला छिपा हुआ था, चुपके से आंसू पोंछ रहा था। उसी समय लड़कों के टॉयलेट में सिमोयू का दिल मेरे लिए नफरत से भर गया था। पहले जिपेंजी के साथ उसके पास सब कुछ था, हजारों के लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स, लाखों की लग्जरी घड़ियां। लेकिन अब मेरी वजह से जिपेंजी ने उससे ब्रेकअप कर लिया और उसके पास कुछ भी नहीं था। वह मुझे मारना चाहता था। तभी एक टिश्यू पकड़े हुए हाथ में उसे दिया गया। सी मोयू चौंक गया। उसने ऊपर देखा और सु लेजुई को देखा। उसने उसे नमस्ते नहीं किया। आखिर सु लेजुई का परिवार दिवालिया हो गया था। सु लेजुई, बुद्ध ने उसके विचारों को समझ लिया, टिश्यू हिलाया और सिकुड़ी हुई आंखों से मुस्कुराया। मेरा परिवार दिवालिया हो गया है, लेकिन सुपरिवार अभी भी है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सी मोयू ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर आंसू थे। तुम बस गु जयान से नफरत करते हो, है ना? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सी मोयू को बदला लेने का कोई आइडिया नहीं था, इसलिए वह बस
बस हकलाते हुए बोला, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? सू ली जुई उसके कान के पास झुकी और गुस्से से फुसफुसाई, तुम नंबर 18 मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, है ना? तुम्हारे स्कूल में बहुत सारी बदमाश लड़कियां नहीं थी। मैं तुम्हें पैसे दूंगी। सी मोयू ने पैसे ले लिए। जाओ उन्हें ढूंढो। पलक झपकते ही वह स्कूल से निकल गया। स्कूल खत्म हो गया था। बाद में जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने दरवाजे पर जो मीनाओ को देखा। भाई यान, तुम ठीक हो? मैंने सुना सी मोयू तुम्हें परेशान करने आया था। इससे मैं बहुत डर गया। मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। जो मीनाओ मेरे बगल में बातें कर रहा था, उसे शेंगली के बारे में सारी गॉसिप पता थी। मैं तुम्हें बताता हूँ भाई यान, जब से सी मोयू मिस शी के साथ मिला है, वह सबको नीचा दिखाता रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरी चिंताएं बेकार थीं। तुम कौन हो? तुम मेरे भाई यान हो, जो मीनाओ के भाई। उसने गर्व से अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। मैं खुद को हल्के से हंसने से रोक नहीं पाई। वह सबसे प्यारा लड़का था जिससे मैं कभी मिली थी। मेरी कार मेंटेनेंस के लिए थी, इसीलिए हम साथ में बस स्टॉप की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही हम एक छोटी सी गली से गुजरे, मुझे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। जो मेरी गपशप में डूबा हुआ था, जब मैंने उसे अचानक रोका, उसने अपना सिर झुकाया और अचानक उसके पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। वह हैरान लग रहा था, परेशानी नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे आगे खींच लिया। लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा कि आगे सड़क ब्लॉक थी और करीब 1 दर्जन जवान औरतों ने हमें घेर लिया था। हर एक के हाथ में एक लकड़ी की छड़ी हमें देखकर मुस्कुरा रही है। अरे हैंडसम छोटे लड़के। हमारे चारों ओर खड़ी सुनहरे बालों वाली पंख लड़की ने अपना साबुन चाटा। बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। अरे चलो थोड़ा खेलते हैं, मैं पक्का कर दूंगी कि तुम्हारी थोड़ी कम पिटाई हो। कैसा रहेगा? जो मी डर गई। मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। भैयान, हमें क्या करना चाहिए? तुम्हें किसने आने दिया? मुझे ठंड लग रही है। वे दोनों तुरंत जमीन पर गिर पड़े, एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। सुनहरे बालों वाले आदमी ने जमीन पर फावड़ा मारा। तुम मुसीबत मोल ले रही हो? बहनों, उसे पकड़ो। उसे तब तक मारो जब तक वह घुटनों के बल बैठकर अपनी माँ के लिए भीख न मांगने लगे। अचानक जो मी मेरे सामने आ गया। भैयान, तुम भागो। सुलेई के वार से उसके चेहरे पर पड़ी पपड़ी को देखते हुए, पिछली बार मैंने उसे बचाया था, इस बार वह सच में मुझे बचाना चाहता है और वह खुद को भी दे रहा है। सुनहरे बालों वाले आदमी ने हाथ हिलाया और जो मेनाओ पर झपटा। जो मेनाओ ने मुझे जोर से धक्का दिया, मुझे भागने के लिए कहा, फिर उसने हार मानकर अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन अगले ही पल मैं उसके सामने था। जब जो मेनाओ ने अपनी आंखें खोली तो वह गोरा लड़का पहले से ही चिल्ला रहा था और उसके पैरों पर पड़ा था। बहुत देर तक उठ नहीं पा रहा था। बाकी गुंडों ने अपनी डंडियां पकड़ ली और मुझे घूरने लगी। हर कोई ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी खतरनाक दुश्मन का सामना कर रही हो। तुम सब वहाँ किस लिए खड़े हो? रुको, जाओ माँ। सुनहरे बालों वाला लड़का जमीन पर दहाड़ा। बाकी लड़कियां चिल्लाईं और मुझ पर टूट पड़ी। मैं भूतिया स्पीड से आगे बढ़ा। जो मेनाओ, जिसकी आंखें बड़ी थीं, उसे सिर्फ बांध की तस्वीरें दिख रही थी। लड़कियां चिल्लाईं और उड़ गईं। आधे मिनट से भी कम समय में मैं जो मेनाओ के पास वापस था, ताली बजा रहा था और जमीन पर पड़े लोगों को बेरुखी से देख रहा था। सुनहरे बालों वाले लड़के के पैर डर से कमजोर हो गए। उसने अपनी डंडी का सहारा लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके सिर के पिछले हिस्से में लात मारी और फिर अपना पैर फंसा लिया। वह उड़ गया, घूम गया और आखिर में मेरे सामने जोर से घुटनों के बल बैठ गया। एक चटकने की आवाज आई। वह दर्द से कराह उठा। उसका घुटना चकनाचूर हो गया। तुम्हें किसने भेजा? उसने पूछा। मैं आधा नीचे बैठ गया। मेरी आंखें बर्फ जैसी जम गई थीं जब मैं उसे देख रहा था। सुनहरे बालों वाला वह आदमी शुरू में समझ गया, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें थोड़ी सी कोड़ी तो वह तुरंत डर गया। वह जानता था कि आधे मिनट में इतने सारे लोगों को संभालने का क्या मतलब है। ये सी मोयू था जिसने हमें पैसे दिए तुम्हें परेशान करने के लिए, भेजने के लिए। बॉस प्लीज हमें जाने दो बॉस। सी मोयू। मैंने मन ही मन मजाक उड़ाया। तुम सच में अपने बारे में बहुत अच्छा सोचते हो, लेकिन ये तो सी मोयू का ही काम था। हाँ अम्मा। मैंने यूं ही जाओ ली को एक मैसेज भेजा, फिर उनसे रूखेपन से कहा दफा हो जाओ। थैंक्स बॉस। सुनहरे बालों वाला आदमी तुरंत बाकी आदमियों को एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ा और लंगड़ाता हुआ चला गया। जो मीनाओ ने मेरी तरफ तारीफ भरी नजरों से देखा। भाईयान, तुम कमाल के हो। ये कुछ भी नहीं है। अगर मुझे अपनी पहचान बताने और उसे डराने का डर नहीं होता तो मैं 20 सेकंड में इन सभी लोगों को गायब कर सकता था। जो मीनाओ को विदा करने के बाद मुझे जियाओ ली का मैसेज मिला। जियाओ ली की रिपोर्ट। सी मोयू आज दोपहर बाथरूम में रो रहा था। पता चल गया बॉस, सिर्फ सुलेई गिर गई। उनके बाहर आने के बाद सी मोयू उन नौजवान अपराधियों को ढूंढने गया। पैसों पर सुलेई का पेंडेंट था। मैसेज देखकर मेरे मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। लगता है पिछली बार का सबक काफी नहीं था। मैंने सीधे जियाओ ली को जवाब दिया। सु झिझांग की आधी संपत्ति को चल दो और उससे कहा कि वह अपने पोते को ठीक से डिसिप्लिन में रखे। जियाओ ली ने 2 बार जवाब दिया। बॉस बहुत ताकतवर है। बहुत अच्छा। अगली सुबह शो शुरू होने वाला था और सच में खबर तेजी से पूरी राजधानी में फैल गई। राजधानी के टॉप 5 में शुमार सु परिवार ने रातों रात अपनी आधी से ज्यादा दौलत गंवा दी थी। उनकी रैंकिंग तुरंत टॉप 50 से बाहर हो गई। और भड़काने वाले सु लीजुई और सु फांतोंग कहा जाता है कि पूरी रात ओल्ड मास्टर सु झिझांग के दरवाजे के बाहर घुटने टेके बैठे रहे। जब मैं स्कूल पहुंचा तो हैरानी की बात नहीं थी कि हर कोई इसी पर बात कर रहा था। गु जियांगजी का चेहरा बहुत शर्मिंदा था। सु लीजुई का फेवर लेने की उसकी सारी कोशिशें बेकार गई। जो मीनाओ ने मुझे शक की नजर से देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। मुझे पता था कि वह मेरा राज रखेगा। इस बीच सु परिवार के मामले भी कुछ लोगों को बेचैन कर रहे थे। मैं लड़की होने का नाटक करते हुए टेबल पर लेटा रहा, जबकि मेरे बगल की लड़कियां साफ तौर पर बेचैन थीं। उसे शायद पता नहीं है कि इस बार सु परिवार ने जो एसेट्स गायब किए हैं उनमें उनके परिवार के 2 बिलियन शेयर भी हैं। अभी वह शायद बस यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि उसके खिलाफ कौन काम
काम कर रहा है। बदकिस्मती से उसे कभी अंदाजा भी नहीं होगा कि मैंने सुलेई को सबक सिखाने के लिए इतना हंगामा किया है। ठीक है, बहस करना बंद करो। तभी झाओ हुंजी बेसब्री से अंदर आया। तुम्हें पता भी है कि तुमने टेस्ट में कितना बुरा किया था। तुम में अब भी यहाँ बहस करने की हिम्मत है? डायग्नोस्टिक टेस्ट पेपर्स बांट दिए गए हैं और सबके स्कोर आमतौर पर बहुत खराब हैं। चुप। झाओ हुंजी ने टेबल पर हाथ पटका। तुम अभी भी उसमें इतनी हिम्मत है कि वह कहे कि यह मुश्किल है। वही टेस्ट पेपर। कुछ लोगों को पूरे मार्क्स क्यों मिलते हैं जबकि दूसरों को 0? मुझे यकीन है कि उसे लगता होगा कि पूरे मार्क्स उसके स्टार स्टूडेंट गुजियांगजी को मिलने चाहिए। जहां तक 0 की बात है, खैर उसने मुझे गुस्से से घूरा। अगर मुझे पता चल गया कि किसने जानबूझकर मेरे खिलाफ जाने के लिए खाली कागज दिया है तो उन्हें गेम से बाहर निकल जाना चाहिए। जू गांगजिंग जानबूझकर जोर से चिल्लाया। बस क्लास खत्म हो गई और मुझे नहीं पता कि किसे 0 मिला। कितनी शर्म की बात है, उसने मुझे उकसाने की कोशिश करते हुए कहा। मैंने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, बस अपना बबल गम चबाता रहा और अपनी नोटबुक में लिखता रहा। अचानक एक क्लासमेट चिल्लाया, हे भगवान, लिस्ट आ गई है, ये दूसरी मंजिल के कॉरिडोर में है। आसपास के सभी स्टूडेंट्स बाहर भागे। मैं मजे में शामिल होने के लिए बहुत आलसी था। टेक सेवी क्लास की महिला भी खड़ी हो गई। हम दोनों ने सोचा क्या दूसरा वाला आखिरकार बाहर हो जाएगा, इसीलिए मैं उसके पीछे बाहर चला गया। लिस्ट पहले से ही लोगों से घिरी हुई थी। अगले ही पल भीड़ में से एक चीख निकली, हे भगवान, इस बार पहले नंबर पर बू जियांगजी नहीं है। भीड़ तुरंत अफरा तफरी मच गई। परफेक्ट स्कोरर को क्या हुआ? हमने टॉप 50 में एक भी नहीं देखा। तभी टेक सेवी लड़की जेब में हाथ डाले अंदर आई। भीड़ अपने आप हट गई और उसे रास्ता दिया। मैंने मुंह बनाया और उसके पीछे घुस गया। हम दोनों ने सांस रोककर क्लास 3 से क्लास 4 फिर क्लास 2 से क्लास 1 तक देखा, लेकिन हमें उसका नाम अभी भी नहीं मिला। आखिर में हमारी नजर क्लास 5 की लिस्ट पर टिक गई। हमारे चेहरे तुरंत बर्तन के तले की तरह काले पड़ गए। धत्तेरे की! हम दोनों ने एक साथ गाली दी। वो अभी भी यहाँ क्यों है? यह कहने के बाद हमने एक दूसरे को गुस्से से देखा, मुड़े और चले गए। मुझे अपना चेहरा धोना है और अपना दिमाग साफ करना है। हम मुश्किल से निकले ही थे कि कुछ अनजान क्लासमेट पूछने लगे, वो आदमी कौन है? तुम उसे जानते भी नहीं? गुजियान, जिसने टीचर से भिड़ने की हिम्मत की, उस लड़की को गोली मारने की हिम्मत की और मिस शी के कन्फेशन को भी मना कर दिया। हे भगवान, ये तो कमाल है। क्लासमेट तारीफ से भरकर तुरंत क्लास के ऑनर रोल में मेरा नाम ढूंढने लगा, लेकिन दूसरे क्लासमेट ने मजाक उड़ाया, एक देहाती, जरा उसे पीछे से ढूंढो। लेकिन अगले ही सेकंड उस क्लासमेट की होली क्रैप पूरे कमरे में गूंज गई। गुजियान को 450 पॉइंट्स मिले। क्या वो तुम्हारी क्लास का टॉप स्टूडेंट है?